हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। आप पहुंच चुके हमारे डीएसए सीरीज के लास्ट लेक्चर के अंदर। अब तक आपने बहुत सारे नियरली 140 लेक्चर्स देख लिए होंगे, जहां पर हमने हर कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझाया, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए। आप किसी पेड कोर्स से, किसी फ्री कोर्स से कंपैरिजन कर लेना, हमारा कोर्स आपको उनसे अच्छा ही मिलने वाला है। सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, वेरीफाई कर सकते हो आप इस चीज को, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले ग्रीडी एल्गोरिथम्स के बारे में। ग्रीडी बहुत ही आसान टॉपिक होता है। मेरा मन नहीं था इसे पढ़ाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें जो चीजें यूज होने वाली है वो चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी आते हैं। सबसे पहले फिर भी समझ लेते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिथम होता क्या है। ग्रीडी एल्गोरिथम होता क्या है? मैंने बोला एक प्रकार की प्रोग्रामिंग टेक्निक है। एक प्रकार की प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं, आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। यानी कि आप एक मोमेंट पर अभी खड़े हैं, एक मोमेंट पर आप अभी खड़े हैं, यहां पर आप एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि उस मूवमेंट के लिए बेस्ट डिसीजन होगा, जो कि उस मूवमेंट के लिए बेस्ट डिसीजन होगा। उससे पूरे सॉल्यूशन का ऑप्टिमल, उससे पूरी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा वो गारंटी नहीं है, बट उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे आपने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, इस बात की गारंटी है। एग्जांपल के लिए लेट्स से एक ट्री बना पड़ा है, लेट्स से एक ट्री बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ट्री बना हुआ है, ऐसे ट्री बना हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन में ग्रीडी लगेगी और उससे आंसर निकलेगा, मैं कह रहा हूं ग्रीडी इस क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। तो मैंने बोला लेट्स यहाँ पे कुछ आपके पास वैल्यूज लिखी हुई हैं, कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपको क्वेश्चन ने बोला कि यार मुझे ना लार्जेस्ट रूट टू लीफ सम दे दो, रूट से लीफ नोड तक का लार्जेस्ट सम दे दो। तो ग्रीडी अप्रोच में आप कैसे जाओगे? आप बोलोगे देखो यार 50 तो मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे रूट नोड है, बहुत बढ़िया। अब मैं 12 लूं या 2 लूं? आपके दिमाग ने क्या बोला, आप तो ग्रीडी अप्रोच से जा रहे हो। तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जहां पे आपको चूज करना है 12 लूं या 2 लूं, ग्रीडी अप्रोच क्या कहेगी, भाई जो मैक्सिमम है वो ले ले। तो आपने 12 ले लिया, फिर आपका दो चॉइस है 2 लूं या 1 लूं। आपको आपकी ग्रीडी अप्रोच क्या कहेगी, जो मैक्सिमम वो ले ले। तो आपने ये ले लिया। इन शॉर्ट आपका आंसर क्या आ गया, 5 + 12 + 2 दैट इज 19। बट क्या ये सही आंसर है? मैंने कहा नहीं। 5 2 101, 5 + 2 + 101 क्या आ गया, 108। ये सही आंसर था। बट हाँ, हम अभी ये नहीं डिस्कस कर रहे कि इससे सही आएगा इससे गलत आएगा, अभी हम डिस्कस करें ग्रीडी होता क्या है। तो आपको समझ में आ गया कि यार इस मोमेंट पे जब आप खड़े थे, आपके पास दो चॉइसेस थी, ये वाली और ये वाली, और आपने वहां पर लोकल ऑप्टिमम चूज किया। यानी कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर जो भी ऑप्टिमम सोल्यूशन था, यहां पर ऑप्टिमम क्या है, 12 और 2 में से ऑप्टिमम क्या है, आपने बोला 12 बड़ा है तो आपने 12 ले लिया। तो ये आपके ग्रीडी अप्रोच हो गई। एक और एग्जांपल दें, ठीक है। हमने बोला कि मान लो आपके पास ना एक टोटल अमाउंट है, एक टारगेट है जो आपको क्रिएट करना है, आपको 18 बनाना है, 18 रुपए बनाने हैं, ठीक है। आपके पास 5 का सिक्का है, आपके पास 2 का सिक्का है और आपके पास 1 का सिक्का है। बताओ कैसे बनाओगे? मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स के द्वारा। आपकी ग्रीडी अप्रोच ने क्या बोला, यार मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन बनाने हैं ना, तो मैं ऐसा करूंगा, पहले मैं जो बड़ी डिनोमिनेशन के कॉइन्स है वो ले लूंगा सारे। तो यानी कि 18 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले एक 5 ले लूंगा। अब कितना बच गया, अब मुझे सिर्फ 13 बनाना है, बहुत बढ़िया। अब मैंने एक और 5 ले लेता हूं। अब कितना बच गया, अब कितना बच गया, अब बच गया सिर्फ 8। भैया अभी भी 5 ले सकता हूं एक और, तो आपने एक और 5 ले लिया। अब क्या बच गया, अब 3 बच गया। अब एक और 5 ले सकते हो? नहीं भैया 3 बचा ना। तो आपने बोला क्या इससे छोटा कौन सा, 2। आपने 2 का कॉइन ले लिया। अब कितना बच गया, 1 बच गया। क्या 5 ले सकते हो? नहीं ले सकता। क्या 2 ले सकते हो? नहीं ले सकता। अब 1 ले लेता हूं। तो फिर जाके आपने 1 का कॉइन लिया और 0 बच गया। तो कितने कॉइन लगे आपके, 1 2 3 4 5। 5 कॉइन्स के अंदर, 5 कॉइन्स के अंदर कौन से, एक 5 का, दूसरा 5 का, तीसरा 5 का, फिर एक 2 का, फिर एक 1 का। ये आपने ग्रीडी अप्रोच के द्वारा ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया। तो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार आप काम करें। जिस प्रकार ग्रीडी का मतलब लालची होता है, उसी प्रकार आप यहां पे काम कर रहे हैं। एक प्रकार की प्रोग्रामिंग टेक्निक है जहां पर आप उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ग्लोबल ऑप्टिमम नहीं निकालते आप, यहां पे लोकल ऑप्टिमम निकालते हो। गारंटी नहीं है कि ग्रीडी से आपका आंसर हमेशा सही आएगा, गलत भी आ सकता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा गलत आंसर आ रहा था ना, यहाँ पर सही आ रहा है, यहाँ पर। स्पॉन्सर्ड बाय ओडिन स्कूल। ओडिन स्कूल इज एन ऑनलाइन अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स पीपल टू लॉन्च एंड प्रॉपल देयर करियर इन हाई ग्रोथ डोमेन्स। अगर आप एक फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट हैं या एक वर्किंग प्रोफेशनल है और टारगेट करें कि करियर स्विच करते हैं या फिर एक हाई ग्रोथ वाला करियर लेते हैं, तो आपको इनका डेटा साइंस बूट कैंप चेक करना चाहिए। दिस बूट कैंप है 6 months लॉन्ग और यहाँ पर आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाने वाले हैं और इनका करिकुलम बहुत इंडस्ट्री ओरिएंटेड है और इन डिमांड स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी यहाँ पर वो थी कि आपको 100% 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस दिया जाएगा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू स्किल्स, सैलरी नेगोशिएशन स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, ये आपको सिखाई जाएंगी
एक और अच्छी चीज, यहाँ पर आपको नियरली 30,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप चाहे तो ईएमआई का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। और टेंडर रिफंड पॉलिसी, अगर आपको समझ में नहीं आता कि नहीं यार मजा नहीं आया, बेस्ट तो ये होने नहीं वाला, तब भी आप टेंडर रिफंड पॉलिसी अवेल कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप वेबसाइट को चेक करेंगे और अपने हिसाब से एक्सप्लोर करेंगे। एंड हियर आर सम ऑफ दी सक्सेस स्टोरीज ऑफ ओडिन ग्रेड्स लाइक नवीन, प्रणेश, फवेना एंड मेनी मोर। इन सभी लोगों ने ओडिन स्कूल चूज किया और अपने करियर को ट्रांसफॉर्म किया। अब आप समझदार हैं, जाके लिंक को चेक करेंगे और एक वाइज डिसीजन लेंगे। धन्यवाद एवरीवन। जनरली जो ग्रीडी के सोल्यूशन होते हैं फास्ट होते हैं, हर केस में नहीं बट जनरली, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ग्रीडी के प्रॉब्लम्स को, तो वहां पे आप या तो सॉर्ट कर रहे होंगे, या तो आप मैक्स फाइंड आउट कर रहे होंगे, या तो मिन फाइंड आउट कर रहे होंगे, या तो प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहे होंगे, या तो सेट यूज कर रहे होंगे, या तो कस्टम कंपैरेटर आपने किसी प्रकार से लिख रखा होगा। यही सारी चीजें जनरली आप वहां पे सॉल्व कर रहे होते। मेरा मन नहीं था इसे पढ़ाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है और ये सारी की सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इनके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। फिर भी आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं ग्रीडी के। लास्ट लेक्चर हमारा डीएस सीरीज का, मेरा मन था कि मैं अलग अलग करके 10-12 क्वेश्चन कराऊं इसके आपको। फिर मैंने सोचा कि यार हमारे कोर्स की तो खासियत है कि हमने कभी वो 10 मिनट की ऐसी वीडियो पर ज्यादा टारगेट किया नहीं। हमने तो बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई है, 2 घंटे की, 3 घंटे की, जहां पर हम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करा रहे होते हैं। हालांकि अगर मैं सिंगल वीडियो बनाता 1-1-1-1 तो मेरे चैनल की रीच बढ़ती, वो सारे क्वेश्चन अलग से दिखते कि देखो एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम करा रखी है, हफमैन कोडिंग करवा रखी है, जॉब सीक्वेंसिंग करा रखी है। बट फिर आप डर जाते बाहर से देख के कि यार ये तो मुझे 20 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, ये तो इसकी तो सीरीज 300 वीडियोस की है, वो मुझे करना नहीं था। मेरा इंटेंट यहाँ पे वीडियो दिखाना नहीं है, हाँ 0% नहीं, वीडियो दिखाना भी मेरा इंटेंट है, पर उतना तगड़ा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखो और कुछ समझ में ना ना। पहला इंटेंट है कि आपकी प्लेसमेंट लग जाए और सेकंड इंटेंट है कि वीडियो देख लो तो मजा आ जाएगा। धन्यवाद एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कहता है n मीटिंग्स इन वन रूम, ठीक है, n मीटिंग्स इन वन रूम। यहाँ पर आप एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको कोई बोले एक्टिविटी सिलेक्शन पढ़िए तो आप बोल देना हाँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन कर लिया। इसका नाम है n मीटिंग्स इन वन रूम। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला एक मीटिंग रूम है, ठीक है, और आपको टोटल n मीटिंग्स दी हुई है, उनका स्टार्टिंग टाइम उनका एंडिंग टाइम आपको पता है। ओके, आपको बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द मीटिंग रूम व्हेन ओनली वन मीटिंग कैन बी हेल्ड इन मीटिंग रूम एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो इन्होंने बोला कि आपके पास एक रूम है, ये एक रूम है, इस रूम में सिर्फ एक ही मीटिंग हो सकती है एक टाइम पर। आपके पास टोटल n मीटिंग्स है, टोटल n मीटिंग्स है। उन n मीटिंग्स के आपके पास स्टार्ट टाइम पड़ा हुआ है और आपके पास एंड टाइम पड़ा हुआ है। ओके, स्टार्ट टाइम की अगर बात करें तो स्टार्ट टाइम आपके पास आ रहा है 1, 3, 0, 5, 8, 5। ओके, एंडिंग टाइम का सारा 2, 4, 6, 7, 9, 9, 2, 4, 6, 7, 9 और 9, ठीक है, ये आपके पास पड़ा हुआ है। आपको बताना है मैक्सिमम मीटिंग दैट कैन बी हेल्ड इन द मीटिंग रूम, ठीक है। तो यहां पर इंट्यूशन क्या कहती है हमारी? यहां पर इंट्यूशन क्या कहती है हमारी? इंट्यूशन ने बोला कि यार सिंपल सा लग रहा है भैया, सिंपल सा लग रहा है। अगर मैं इसको एंड टाइम के हिसाब से इन सारी मीटिंग्स को सॉर्ट कर दूं, ये मेरी फर्स्ट मीटिंग है, ये सेकंड मीटिंग है, ये थर्ड मीटिंग है, ये फोर्थ मीटिंग है, ये फिफ्थ मीटिंग है, सिक्स्थ मीटिंग है, अगर मैं इन सारी मीटिंग्स को एंड टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर दूं, अगर इन सारी मीटिंग को मैं एंड टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर दूं तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने बोला भैया चलो सॉर्ट करते हैं फिर बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो आपने जो है इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। आपने बोला सबसे कम एंड टाइम किसका है? सबसे कम इस वाली का है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, 2, स्टार्ट टाइम एंड टाइम दोनों आ गए। उसके बाद इसका एंड टाइम छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 3, 4, उसके बाद 0, 6, उसके बाद 5, 7, उसके बाद 8, 9, उसके बाद 5, 9। सेम है, मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड थी स्टार्टिंग एंडिंग टाइम के हिसाब से। और इसके बाद सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसके बाद सॉल्व करना आसान हो जाता है। कैसे? मैंने बोला सबसे पहले पहली मीटिंग उठाओ, सबसे पहले पहली मीटिंग उठाओ। तो आपने बोला कि भैया जो भी आपका आंसर है, आंसर का स्टार्टिंग टाइम क्या है? आंसर का स्टार्टिंग टाइम 1 है, वैसे इसकी नीड नहीं पड़ेगी बट फिर भी। और एक आपका आंसर है, उसका एंडिंग टाइम क्या आ रहा है? एंडिंग टाइम 2 आ रहा है। ओके, तो ये आपने कर लिया, ये आपने इनिशियलाइज कर लिया इस प्रकार कि एक मीटिंग तो मैंने कर लिया, तो मेरा जो काउंट है वो स्टार्टिंग में 1 हो गया। तो एक मीटिंग तो मेरी हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मैं अगली मीटिंग कर पाऊंगा? अगली मीटिंग मैं तभी कर सकता हूं जब अगली मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम इस एंडिंग टाइम से बड़ा हो। तो हमने बोला क्या 3 जो है वो 2 से बड़ा है? आंसर आया जी हाँ। तो यानी मैं अगली मीटिंग भी कर सकता हूं, यानी कि मेरा काउंट जो है वो हो गया अब 2 मीटिंग कर सकता हूं मैं।
और मेरा आंसर एंड जो है वो क्या हो गया, वो हो गया 3। ओके, अब मैंने बोला अगली मीटिंग, क्या मैं ये मीटिंग कर सकता हूं? आपने बोला क्या जो 0 है वो 3 से बड़ा है? आंसर आया फॉल्स, तो आप ये मीटिंग नहीं कर सकते। फिर आप आगे गए, क्या मैं ये वाली मीटिंग कर सकता हूं? हमने बोला क्या जो 5 है वो इस 3 से बड़ा है? आपने बोला जी हाँ, यानी मीटिंग कर सकते हो। काउंट आ गया 3 और आंसर का एंडिंग टाइम क्या आ गया 5। ओके, फिर हम अगली मीटिंग पे गए, हमने पूछा क्या ये वाली मीटिंग कर सकता हूं? क्या मेरा 8 ग्रेटर देन ये वाला एंडिंग टाइम 5 है? आपने बोला जी हाँ, तो आपका काउंट कितना आ गया 4 और आपका एंडिंग टाइम कितना आ गया? एंडिंग टाइम आ गया जी 8। क्या मैं अगली मीटिंग कर सकता हूं? यानी कि ये जो 5 है क्या ये इस वाले 8 से बड़ा है? आपका आंसर आया फॉल्स, नहीं भाई ये मीटिंग नहीं कर सकते। इन शॉर्ट आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 4 मीटिंग में कर सकता हूं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी 4 आंसर आ रहा है। तो ये थी मेरी ग्रीडी अप्रोच, ये थी मेरी ग्रीडी अप्रोच। हमने सॉर्ट किया स्टार्टिंग में, हमने पहले सॉर्ट किया, सॉर्ट बेसिस ऑन एंडिंग टाइम, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपल ब्रूट फोर्स लगाते गए हैं कि भाई पहली मीटिंग तो मुझे करनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है, और बाकी सारी मीटिंग प्रीवियस मीटिंग के एंडिंग टाइम और करंट मीटिंग के स्टार्टिंग टाइम पर आधारित है। अगर करंट मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम प्रीवियस मीटिंग के एंडिंग टाइम से बड़ा है तो डेफिनेटली मीटिंग कर सकता हूं मैं करंट वाली, ठीक है। इसको फटाफट कोड करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या बोला कि चलो कोड करें। हमने बोला कि एक वेक्टर बना लो भैया, एक वेक्टर बना लो पेयर, इन पेयर टाइप का, पेयर ऑफ इंट कमेंट, इसका नाम रख दिया वी, रख दिया जिसका आंसर, ठीक है। क्यों बनाया भैया? अरे इसके अंदर स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम डाल के सॉर्ट करेंगे ना, तो तुम्हारा जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट इंटीजर, वो तुम्हारा स्टार्टिंग टाइम होगा और सेकंड इंटीजर तुम्हारा एंडिंग टाइम होगा। मैंने कहा ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने एक लूप चलाया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, इस वेक्टर के अंदर तुम पेयर बना के डाल रहे हो, कुछ नहीं है। पेयर ऑफ इंट कमेंट पी इज इक्वल टू मेक पेयर, स्टार्टिंग टाइम डालना है यानी कि स्टार्ट ऑफ आई कॉमा एंड ऑफ आई, और तुमने इसको पुश कर दिया तुम्हारे वेक्टर के अंदर। जो मैं यूज कर रहा हूँ नेम्स वी ए बी, ये यूज नहीं करना, अच्छे नाम बनाना आप, ठीक है। इसको आपने पुश कर दिया। अब आपने बोला सॉर्ट करना है इसको, मुझे आपने बोला सॉर्ट कर दो मेरे वेक्टर को मेरे इस कंपैरेटर के आधार पर। कस्टम कंपैरेटर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे एंडिंग टाइम के आधार पर सॉर्ट करना। तो मैंने यहाँ पे अपना कस्टम कंपैरेटर लिख दिया। मैंने बोला जी बूल CMP, पेयर टाइप का डेटा आएगा, पेयर ऑफ इंट कमांड ए, पेयर ऑफ इंट कमांड बी। आपने बोला रिटर्न कर दो। मुझे क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए मुझे बेसिकली जो मेरे एंडिंग टाइम्स है। तो मैंने रिटर्न ए डॉट सेकेंड लेस देन बी डॉट सेकेंड। लो जी, हो गया, सॉर्ट हो गया। अब सॉर्ट होने के बाद मैंने क्या बोला, मेरे को काउंट चाहिए, काउंट स्टार्टिंग में 1 के इक्वल होगा। पहली मीटिंग मैंने कंसीडर कर ली और मेरा जो आंसर का एंडिंग टाइम है वो किसके इक्वल होगा, जो मेरी पहली मीटिंग का एंडिंग टाइम होगा। तो मैंने बोला जी वी ऑफ 0 डॉट सेकेंड। बहुत बढ़िया। इसके बाद मुझे लूप चलाना बाकी सारी मीटिंग्स के लिए, आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन n। और मुझे क्या बोलना है कि अगर मेरी करंट मीटिंग यानी आई वाली मीटिंग, अगर मेरी करंट मीटिंग यानी वी ऑफ आई का जो स्टार्टिंग टाइम है अगर वो बड़ा है मेरे प्रीवियस मीटिंग के एंडिंग टाइम से, तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा और मैं आंसर को भी अपडेट कर दूंगा वी आई डॉट सेकेंड करके, ठीक है। और इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी को कहते हैं एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। भी रिटर्न कर दिया हमने काउंट को, ठीक है। रन करके देख लो एक बार। आई थिंक एक स्टैटिक की मिस्टेक आनी चाहिए, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। हमें यहाँ पे स्टैटिक मार्क करना पड़ेगा। अब चलाते हैं। और ये सही चल रहा है। हमने इसको सबमिट कर दिया, और सॉल्व, डन। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पता आपको बहुत आसान लग रहा होगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सोल्यूशन की, हमने बोला तुमने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। बेसिकली यहाँ पे तुमने वेक्टर बनाया, ऑफ एन यहाँ पे लगा, फिर सॉर्ट किया, एन लॉग एन यहाँ पर लगा, और फिर लूप चलाया, एन यहाँ पर लगा। तो एन प्लस एन लॉग एन प्लस एन क्या होता है, एन लॉग एन तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये ऑफ एंड स्पेस तुमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो इस प्रकार तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो देखो अगले क्वेश्चन तक जाने से पहले आपको सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, मैक्सिमम मीटिंग्स इन वन रूम। तो बेसिकली सेम ही क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने जो प्रिंट कराया था वो प्रिंट कराया था काउंट कि कितनी मीटिंग में प्रिंट कर सकता हूँ बेसिस ऑन द कंडीशन गिवन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, यहाँ मुझे मीटिंग का नंबर प्रिंट करना है कि कौन कौन सी मीटिंग मैंने करी है। ये भी आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट हाँ,
ये तुम्हें होमवर्क के अंदर करना है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है शॉप इन कैंडी स्टोर। शॉप इन कैंडी स्टोर, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक कैंडी स्टोर है जहां पे n डिफरेंट टाइप की कैंडीज अवेलेबल हैं। ओके, तो मेरे को अगर n इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन नाम लिख लेता हूं, शॉप इन कैंडी स्टोर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरे को टोटल बता रखा है कि n कैंडीज हैं। लेट्स से कि n अगर मेरा लेट्स से 7 के इक्वल होता तो कैंडीज किस प्रकार होती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा होता नहीं, ऐसा संभालना। लेट्स से कि मेरे को n इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो मेरे को कैंडीज का एक एरे गिवन होगा इनपुट के अंदर, जहां पर मुझे बता रखा होगा कि भैया एक 3 टाइप की कैंडी है, एक 2 टाइप की है, एक 1 टाइप की है और एक 4 टाइप की है। ओके, ठीक है। हमें क्या बोलना है, हाँ इन्होंने बोला कि आप कोई भी एक सिंगल कैंडी बाय कर सकते हैं। जब भी आप एक सिंगल कैंडी बाय करेंगे तो आप एट मोस्ट के अदर कैंडीज डिफरेंट टाइप की फ्री में ले सकते हैं। ओके, लेट से मैंने एक कैंडी बाय कर ली, लेट से मैंने ये वाली कैंडी बाय कर ली, ठीक है, और के की वैल्यू 2 है, तो मैं कोई भी 2 कैंडीज फ्री में ले सकता हूं। तो मैंने बोला ये वाली मुझे फ्री में दे दो, और मैंने बोला ये वाली मुझे फ्री में दे दो, ऐसे कह रहे हैं। आपको होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, आपको निकालना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जिससे मैं सारी की सारी कैंडीज खरीद पाऊं। मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जिससे कि मैं सारी की सारी कैंडीज खरीद पाऊं, ठीक है। सेकेंडली आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी भी निकालना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आप क्या लगा सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं जिससे आप सारी की सारी कैंडीज बाय करवाएं। मिनिमम मनी भी निकाल के देना है और मैक्सिमम मनी भी निकाल के देना है। एग्जांपल के लिए समझते हैं एक बार, मैंने बोला n इक्वल्स टू 4 है और k इज इक्वल्स टू 2 है, और आपका कैंडीज का जो एरे है वो ये है 3, 2, 1, 4। तो मिनिमम मनी पहले निकालते हैं, मिनिमम मनी पहले निकालते हैं। मैंने बोला सबसे पहले मुझे मिनिमम मनी निकालना ना, ग्रीडी अप्रोच क्या कहेगी, यार मिनिमम मनी निकाला ना, तो ऐसा कर सबसे सस्ती कैंडी ले ले पहले। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ये वाली सस्ती कैंडी ले ली, ठीक है। तो मेरे पास जो कैंडी आ गई है, अभी मैंने 1 रुपये खर्च किए हैं और मेरे पास टोटल कौन कौन सी कैंडी पड़ी है, 1 वाली कैंडी पड़ी है जी, ठीक है। बट मैंने 1 ले लिया ना भैया, तो अब मैं टोटल 2 कैंडी के वाली, मतलब जितनी भी के की वैल्यू होगी उतनी कैंडी फ्री में ले सकता हूँ। फ्री में कौन सी लूंगा, ग्रीडी वाली अप्रोच क्या कहेगी, भाई जो भी सबसे महंगी कैंडी है वो फ्री में ले ले। तो आपने ये फ्री में ले ली और ये फ्री में ले ली, यानी आपके पास 1 आ गई, 3 आ गई और 4 आ गई, बस 2 पेंडिंग है। अब फिर से खरीदनी पड़ेगी, है ना, अब फ्री तो कुछ मिलने वाला, तो आपने फिर 2 रुपए खर्चे और आपके पास 2 वाली कैंडी भी आ गई। तो 1, 2, 3, 4 आपके पास सारी की सारी कैंडीज आ चुकी है। इन शॉर्ट कितने पैसे लगे आपके टोटल 3 रुपए लगे। ये थे आपके मिनिमम लेने की अप्रोच। अब मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मैंने बोला वो भी सिंपल है, इसको साफ करता हूं फटाफट एक बार। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे भैया, मैक्सिमम मनी निकालना है तो आप सबसे महंगी कैंडी खरीद लो। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे महंगी कैंडी खरीद ली, मैंने 4 रुपए खर्चे और मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 4 वाली कैंडी आ गई। बट 2 फ्री भी तो मिलेगी, यहां लिखा हूं 2 फ्री मिलेगी। मैक्सिमम पैसे लगाने भैया, तो जो फ्री वाली कैंडी ले रहे हो ना वो सस्ती कैंडी लेना। तो आपने ये ले ली फ्री और ये ले ली फ्री, तो आपके पास क्या आ गया 1, 2, 4। अब आपकी सिर्फ ये बची है, ये आपने खरीद ली 3 रुपए की, तो आपके पास क्या आ गया 1, 2, 3, 4। टोटल पैसे कितने लगे 7 रुपए। तो मिनिमम लग रहे हैं 3 रुपए और मैक्सिमम लग रहे हैं 7 रुपए। चेक करो 3,7। इस प्रकार सॉल्व कर दिया। क्या ये मुश्किल था, नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देख तो लिया। अगर मिनिमम पैसे लगाने हैं सस्ती कैंडी खरीदो और महंगी कैंडी फ्री में लो, अगर मैक्सिमम पैसे लगाने तो महंगी कैंडी खरीदो और सस्ती कैंडी फ्री में लो। भैया ये तो हम खुद भी कर सकते थे, पता है मुझे, फिर कराना तो पड़ेगा, फर्ज है मेरा। ठीक है, तो कैसे करें भैया, पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी कैंडी महंगी है, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे वाली महंगी, हम बार बार सर्च करेंगे क्या। मैंने बोला सॉर्ट नाम की भी एक चीज होती है। मान लो कि इसको आपने सॉर्ट कर दिया होता 1, 2, 3, 4, तो आपको मिनिमम में पता है कि मैं हमेशा यहां से बाय करूंगा और यहां से फ्री वाला लूंगा मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए क्या करूंगा 1, 2, 3, 4। मैक्सिमम के लिए हमेशा मैं यहां से बाय करूंगा और यहां से फ्री ले रहा हूंगा। खत्म भाई, सिंपल था, सिंपल, बहुत सिंपल अप्रोच। मिनिमम पैसे खर्चने हैं तो सस्ती वाली खरीदो और बड़ी भारी वाली महंगी वाली फ्री में लो। अगर मैक्सिमम पैसे खर्चने हैं तो महंगी वाली पैसे खर्च के लो और सस्ती वाली फ्री में लो। और पता कैसे लगेगा कौन सी सस्ती है कौन सी महंगी है, सॉर्ट कर लो भाई। ठीक है, तो कोड करते हैं फटाफट। हमने क्या बोला कि हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है। तो हमने सॉर्ट कर दिया कैंडीज कैंडीज प्लस n। लो जी, सॉर्ट हो गया। अब क्या करना है, मिनिमम फाइंड आउट करते हैं पहले। तो मैंने बोला इंट मिनी इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। ओके, क्या करूं, मिनिमम के लिए भैया आपने अभी बताया था कि बाय करेंगे यहां से और फ्री लेंगे यहां से। ओके, तो मैंने बोला जी बाय का इंडेक्स मैंने लगा दिया कहां पर, 0 पर, और
फ्री का इंडेक्स मैंने लगा दिया कहां पर, n-1 पर। ओके ठीक है, हमने कंडीशन लगाई कि जब तक मेरा जो बाय है लेस देन इक्वल टू है मेरी फ्री वाली कैंडी के, मुझे क्या करना है, कितने पैसे लगेंगे, जितने बाय होंगे। तो मैंने बोला कि मेरे पैसे कितने लग रहे हैं, मिनी इज इक्वल्स टू मिनी प्लस जो भी आपकी बाय वाली कैंडी है, कैंडीज ऑफ बाय, लो, है ना। तो इन शॉर्ट आपने इसको बाय कर लिया, पहला स्टेप डन। अब फ्री लेना है, तो फ्री लेने के लिए बेसिकली क्या करना है, अगर मेरा इंडेक्स पहले यहाँ पे था तो वो इंडेक्स पीछे जाना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला, मेरा फ्री वाला इंडेक्स इज इक्वल्स टू फ्री माइनस के, खत्म भाई। आपने जब बाय कर लिया तो बाय को प्लस प्लस भी कर देना, एक इंडेक्स आगे बढ़ा देना, निकल गया आपका मिनी का आंसर। अब निकालते हैं मैक्सी का आंसर। मैक्सी इज इक्वल्स टू 0, मेरा बाय का इंडेक्स कहां पे रहेगा, बाय का इंडेक्स रहेगा लास्ट इंडेक्स पे n-1 पे, और मेरा फ्री का इंडेक्स कहां रहेगा, फ्री का इंडेक्स रहेगा 0 पे। ओके, इंट लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। मैंने फिर से अपना लूप चलाया, मैंने बोला जब तक मेरा फ्री जो है लेस देन इक्वल टू है बाय के, हम क्या करेंगे, मैक्सी इज इक्वल्स टू मैक्सी प्लस जो कैंडी आपने बाय पे लगाई है, बढ़िया, और आपको बाय को जो है पीछे भी लाना पड़ेगा, राइट। आप यहां से बाय कर रहे हो, यहां से बाय करो तो बाय अगला पीछे आएगा, तो बाय माइनस माइनस, ठीक है। और फ्री को आपने आगे बढ़ाना है कि यार 2 फ्री लेना है, अभी यहाँ पे खड़ा 2 फ्री लिया तो 2 आगे जाना पड़ेगा। ओके, तो फ्री इज इक्वल्स टू फ्री प्लस के, मैंने बोला हो गया आंसर। आपने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर इंट आंसर डॉट पुश बैक मैक्स मिनी, आंसर डॉट पुश बैक मैक्सी, रिटर्न आंसर। इसको आपने एक बार रन कर लिया, 3-7 सही चल रहा है। एक बार सबमिट कर लेते हैं, सबमिट किया और चल गया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? नहीं। क्या अप्रोच लगी? सॉर्टिंग करके मैक्सिमम करके आंसर निकाला भैया, सेम जो आपने बता रखा था वही चीज है। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे आप, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सॉर्ट किया है n log n, फिर यहाँ पे आप ये लूप चला रहे हैं, यहाँ पे आप एक लूप चला रहे हैं, ऑफ n हो सकती है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n log n आ रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं है, वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं आपने। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं हमारे अगले यानी कि थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन जो कि कहता है चेक इफ इट इज पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन आइलैंड। ओके, क्या मतलब है इस बात का? तो बेसिकली उन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पर आपको इनपुट में क्या दिया होगा, आपको इनपुट में दिया होगा n की वैल्यू। n की वैल्यू का मतलब क्या है? फूड यू कैन बाय ईच डे, मैक्सिमम यूनिट ऑफ फूड यू कैन बाय ईच डे। तो मैंने यहाँ लिख दिया फूड पर डे है यार, मैक्स फूड पर डे, इतना आप खरीद सकते हो एक स्टोर से, ठीक है। s, इतने दिनों के लिए आपको जिंदा रहना है जी, इतने दिनों के लिए आपको जिंदा रहना है, ठीक है। आप एक आइलैंड में फंसे पड़े हो, आपको इतने दिनों के लिए जिंदा रहना है, इतना फूड आप वहां पे दुकान से खरीद सकते हैं, और हर दिन जिंदा रहने के लिए आपको इतना फूड चाहिए, फूड पर डे टू सर्वाइव। तो उन्होंने बोला कि आप एक आइलैंड पे हैं और आप आइलैंड में फंस गए, वहां पर एक शॉप है, आपको S डेज के लिए जिंदा रहना है। वो जो शॉप है वो आपको पर डे मैक्सिमम इतना फूड दे सकती है, पर डे मैक्सिमम इतना फूड दे सकती है। और आपको कितना फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए? आपको इतना फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए, आपको बताना है। अभी जो है आप मंडे पे खड़े हैं, और दुकान जो है वो संडे को क्लोज होती है, ठीक है। मंडे से सैटरडे तक खुलती है। आपको बताना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑन विच यू नीड टू बाय फूड फ्रॉम द शॉप सो दैट यू कैन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट S डेज। तो आपको बताना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ दिनों तक आपको फूड खरीदना पड़ेगा ताकि आप सर्वाइव कर पाए अगले S डेज के लिए। दोबारा समझते हैं। इशिका गॉट स्टक ऑन आइलैंड, एक आइलैंड पे आप फंस चुके हैं। देयर इज ओनली वन शॉप ऑन द आइलैंड, एक दुकान है वहां पे, एंड इट इज ओपन ऑल डेज एक्सेप्ट संडे, तो हर दिन खुली रहेगी संडे को छोड़ के। और ये सारे कंस्ट्रेंट है। क्या? N का मतलब है मैक्सिमम यूनिट ऑफ फूड यू कैन बाय ईच डे, एक दिन में आप कितना मैक्सिमम फूड खरीद सकते हैं। S का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेज यू आर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव, इतने दिन आपको जिंदा रहना पड़ेगा। M यूनिट ऑफ फूड रिक्वायर्ड ईच डे टू सर्वाइव, हर दिन सर्वाइव करने के लिए आपको इतना फूड तो चाहिए ही चाहिए। करंटली इट्स मंडे, आप अभी मंडे पे खड़े हैं, एंड शी नीड्स टू सर्वाइव फॉर नेक्स्ट S डेज, उसको अगले S डेज के लिए सर्वाइव करना है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑन विच यू नीड टू बाय फूड फ्रॉम द शॉप सो दैट शी कैन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट S डेज। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ डेज निकालने हैं जितने आप फूड खरीदें और सर्वाइव कर जाएं अगले S दिनों के लिए, ठीक है। या बता दो कि पॉसिबल नहीं है तो बता दो पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट कर देना। ओके जी, समझ गए।
एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बोला मेरे पास एक दिन में मैं सिर्फ मैक्सिमम 16 यूनिट ऑफ फूड खरीद सकता हूँ, और मुझे एक दिन में कितना चाहिए होता है फूड, मुझे 2 फूड चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, और मेरे को अगले 10 दिनों के लिए सर्वाइव करना है। लेट्स से मैंने फर्स्ट डे पे फूड खरीदा, तो मैंने फर्स्ट डे पे जब फूड खरीदा मैंने 16 यूनिट ऑफ फूड मिल गया मुझे। अब इस 16 यूनिट ऑफ फूड से मैं कितने दिन जिंदा रह सकता हूँ? मुझे एक दिन में 2 चाहिए होता है, मुझे एक दिन में 2 फूड चाहिए होता है, और मेरे पास 16 फूड पड़े हुए हैं, तो इन शॉर्ट कितने दिन जी जाऊंगा भैया? 8 दिन जी जाऊंगा यहाँ से आप। तो हमें 10 दिन जीना, 8 दिन जी चुका हूँ मैं। फिर 9th डे पे मैंने फिर से फूड खरीदा, फिर से 16 यूनिट आ गई मेरे पास। इससे मैं कितने दिन जी जाऊंगा? 8 दिन। टोटल कितने दिन जी गया मैं टोटल 16 डेज जी गया। मुझे कितना जीना था? 10 डेज। तो इन शॉर्ट मुझे 2 बार फूड खरीदना पड़ेगा, मुझे 2 बार फूड खरीदना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। एग्जाम्पल आंसर देख लो, 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं एक बार, यहाँ पर देखते हैं अगला केस। हमें एक दिन में मैक्सिमम 20 यूनिट ऑफ फूड मिल सकता है, और मुझे जो है 30 यूनिट ऑफ फूड चाहिए, और 10 दिन तक जिंदा रहना है। भैया कॉमन सेंस की बात है, आपको एक दिन में मैक्सिमम 20 ही मिल सकता है, और जीने के लिए आपको 30 चाहिए, तो जीना पॉसिबल ही नहीं है, जीना पॉसिबल ही नहीं है। आंसर क्या आ गया? -1 आ गया। खत्म। सॉल्व कैसे करेंगे इसे? मैंने बोला कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, तुम्हें इतना फूड चाहिए होता है, इतना फूड चाहिए होता है किसके लिए? एक दिन के जिंदा रहने के लिए। और कितने दिन जिंदा रहना है? मुझे इतने दिन जिंदा रहना है। ये एक दिन जिंदा रहने के लिए चाहिए, और इतने दिन मुझे जिंदा रहना है। तो टोटल फूड क्या आ गया? टोटल फूड आ गया S × M, यानी इतना फूड तो मेरे पास होना चाहिए, इतना फूड तो मेरे पास होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बोला कि अगर मेरा S * M जो है वो mod n में इज टू 0 आ जाए, क्या मतलब इस बात का? क्या नहीं वो n का मल्टीपल है? अगर वो n का मल्टीपल है तो मेरा आंसर क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, S * M / n, ये मेरा आंसर आ गया। पर ये भी हो सकता है कि वो मल्टीपल ना हो, यानी एक केस ये भी तो हो सकता है कि मल्टीपल ना हो, तो उस केस में क्या आंसर आएगा? S * M n + 1। खत्म। कैसे हुआ भैया? ये समझ नहीं आया मेरे को। देखो, ध्यान से देखो। यहां पर तुम्हें कितना फूड चाहिए था? यहां पर तुम्हें टोटल फूड चाहिए था S × M, दैट इज 20, और तुम्हें कितना फूड एक दिन में मिलता है? एक दिन में इतना फूड मिलता है, एक दिन में 16 फूड मिलता है, और तुम्हें टोटल 20 फूड चाहिए। तो बताओ 20 फूड कब तक कवर हो जाएगा? सिंपल है भैया, पहले आपने चेक कर लिया कि यार 20 क्या 16 के टेबल में आता है? जवाब है नहीं आता। तो अगर इसको डिवाइड करो तो क्या निकालेगा? 1 निकालेगा। 20/16 1 होता है, यानी एक डे इसने दे दिया। जब mod ≠ 0 होगा तो मुझे इसमें एक डे और प्लस करना पड़ेगा, ताकि जो बचा हुआ 4 है, 16 + 4 से बनता है ना 20, ये तो आपने कवर कर लिया एक डे के अंदर। बट ये कैसे कवर करोगे? तो इसको हमेशा 1 प्लस कर दिया मैंने, दैट्स वाई +1 कर दिया। और अगर 16 के टेबल में आता है तो सिंपल, खत्म, डन सीन्स। चलो कोड करते हैं एक बार और समझ में आ जाएगा। तो मैंने बोला कि सबसे पहली बात तो निकाल लो संडेज कितने हैं, क्योंकि संडे को दुकान बंद होगी ना भाई। तो आपने बोला कि मेरे पास संडे जो हैं वो हैं S/7। जितने भी दिन मुझे जीते हैं उसको 7 से डिवाइड कर दो, तुम्हारे संडे निकल के आ जाएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास बाइंग डेज कितने बचे? फिर बाइंग डेज कितने बचे, है ना? तो मेरे पास टोटल S डेज थे, उसमें से इतने संडे हैं, तो बाइंग डेज बच गए S - संडे। ठीक है, S - संडे मेरे बाइंग डेज बन गए, यानी इन दिनों पे मैं खरीद सकता हूं। ओके, अब मैंने बोला मेरे को टोटल फूड कितना बनाना है, मतलब कितना चाहिए जिंदा रहने के लिए। मुझे टोटल फूड चाहिए बाइंग डेज, एडजस्ट मान लो। टोटल फूड मुझे चाहिए जितने दिन जिंदा रहना है, मल्टीप्लाई एक दिन में कितना फूड चाहिए होता है, यानी कि S × M। ओके, ये हो गया। अब मैंने सिंपल से एक चीज पूछी, यार क्या जो टोटल फूड है ये तुम्हारा n का मल्टीपल है, जो हमने यहां पर देखा था? क्या ये n का मल्टीपल है? आपने बोला कि अगर हाँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? टोटल फूड। आंसर सेव करा लेता हूं। मैंने बोला आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इक्वल्स टू टोटल फूड डिवाइडेड बाय n, और एल्स केस में क्या हो जाएगा? टोटल फूड डिवाइडेड बाय n + 1। तो आंसर आ गया। तो ये आंसर क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है मिनिमम नंबर ऑफ डेज, जितने दिन मुझे बाय करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है?
ठीक है, एक केस फंस सकता है यहाँ पे, कौन सा केस, एक केस फंस सकता है यहाँ पे, कौन सा केस है वो, मैंने बोला कि आपको n इज इक्वल टू 1 दे रखा है कि हर दिन आप 1 ही ले सकते हो दुकान से, और आपको जीना कितने दिन है, आपको जीना है 10 दिन जीना है जी, ठीक है, और आपको एक दिन में कितना चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। ओके, आप मंडे को तो जी गए, आप ट्यूसडे को तो जी गए, आप वेंसडे जी गए, थर्सडे जी गए, फ्राइडे जी गए, सैटरडे जी गए, बट संडे को दुकान बंद है, आप नहीं ले सकते और आपका स्टॉक में कुछ नहीं पड़ा हो तो आप मर जाओगे संडे वाले दिन। इस केस को संभालना है, इस केस को संभालना है। यानी कि अगर तुम यहाँ पे आंसर निकालने जाओगे, यानी इस लॉजिक के हिसाब से अगर आंसर निकालने जाओगे, तुम्हारा आंसर कितना निकल के आएगा, एस मल्टीप्लाई एम दैट इज 10, 10 को तुमने मॉड कर दिया एन से, तुम्हारा 10 डेज आंसर आ रहा है। अगर तुम इस अप्रोच से जाओगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 10 डेज, कि 10 डेज में बाय करूंगा, बट 10 दिन तो तुम बाय ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस 10 में से एक दिन तो संडे है, तुम्हारे पास बाइंग डेज सिर्फ 9 थे, तो तुम मर गए भाई। इन शॉर्ट एक कंडीशन तुम एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी कि अगर मेरा आंसर जो है लेस देन इक्वल टू मेरे बाइंग डेज है, संडे को बाय नहीं कर सकता भाई मैं, तो मैं क्या करूंगा, तो तुम आंसर रिटर्न कर देता हूं, और एल्स केस में पॉसिबल नहीं है आंसर, तो अपना माइनस में रिटर्न कर दो। ठीक है, आप चला के देख लो आंसर, एक बार चला के देख लो। हमने बोला सही चल रहा है, एक बार सबमिट करके देख लो, एक बार सबमिट करके देख लो, चल गया राइट। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहां पर कैच सिर्फ संडे वाला कैच है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सिंपल था, बाकी सब सिंपल था, सब आसान था, बट इस संडे वाला कैच आपको संभाला था इस कंडीशन के द्वारा। अगर आपने ये कर लिया तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप यहां फंस गए तो मुश्किल है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन कहता है रिवर्स वर्ड्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग आपको दी है, उसके अंदर आपको वर्ड्स को रिवर्स करना है। ओके, एस जो है मुझे दिया हुआ है आई डॉट लाइक डॉट वेरी डॉट मच। ठीक है जी, तो मेरा आंसर, मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए मच डॉट वेरी डॉट लाइक, सॉरी डॉट आया यहाँ पे, लाइक डॉट आई, ये चाहिए आपको। इन शॉर्ट आपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, बट वर्ड जो है सेम ऑर्डर के अंदर पड़े हुए, बट वर्ड जो है सेम ऑर्डर के अंदर पड़े हैं। ब्रूट फोर्स समझ में आता है भैया, हमें तो ब्रूट फोर्स समझ में आता है। मैंने कैसे, हम क्या कर देंगे, हम इसको ना पीछे से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे, तो मेरी स्ट्रिंग क्या बन गई, मेरी स्ट्रिंग बन गई HCUM। जैसे ही मुझे डॉट मिलेगा मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, जैसे ही मुझे डॉट मिलेगा वैसे ही मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। क्या बन गया, मच बन गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार अब यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई मैंने YREV, जैसे ही मुझे ये डॉट मिलेगा मैंने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, वेरी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सेम लाइक के साथ। और लास्ट वाला केस पेंडिंग बच जाएगा, तो इसको मुझे अलग से हैंडल करना पड़ेगा, एंड में कर दूंगा मैं इसको। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। कोड करते हैं सीधा, क्योंकि हम DS सीरीज खत्म कर चुके हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत आसान चीज है ये। तो मैंने क्या बोला कि बहुत सिंपल है, एंड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने बोला सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेता हूं जो कि मेरा आंसर रहेगा, जो मुझे रिटर्न करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग। और एक टेम्प ले लेता हूं, एक स्ट्रिंग टेम्प ले लेता हूं, जिससे बेसिकली मैं ये जो स्ट्रिंग्स बना रहा हूं HCUM YREV, इनको रिवर्स करूंगा या इसके अंदर स्टोर करूंगा वैल्यूज, वो ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने एक फॉर लूप चलाया, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ, लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूं, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, अब मैंने बोला कि ऐसा करो जो भी कैरेक्टर तुम्हें मिलता है चेक कर लो क्या वो डॉट तो नहीं है। तुमने बोला कि यार जो मुझे कैरेक्टर मिला है s ऑफ i इज इक्वल्स टू डॉट, अगर ये डॉट है तो अलग तरीके से प्रोसेस करूंगा, अगर ये डॉट नहीं है तो अलग तरीके से प्रोसेस करूंगा। अगर ये डॉट नहीं है तो क्या करूंगा, टेम्प वाली में डाल दूंगा भैया। अगर ये h जो है ये डॉट नहीं है तो मैं इसको टेम्प वाली स्ट्रिंग में डाल देता हूं। तो मैंने क्या बोला, टेम्प डॉट पुशबैक व्हाट, जो भी तुम्हारा करंट कैरेक्टर है। ठीक है, बट अगर ये डॉट होता तो क्या करते, अगर ये डॉट होता उसका मतलब है कि टेम्प वाली स्ट्रिंग को रिवर्स करा दो भाई, क्योंकि टेम्प के अंदर अब तक HCUM पड़ा हुआ है, इसको रिवर्स करा के मच बना दो। ओके, तो तुमने बोला अगर ये डॉट है इसका मतलब क्या है, रिवर्स कर दो टेम्प डॉट बिगिन, टेम्प डॉट एंड, रिवर्स कर दिया। ठीक है जी, इसको तुम क्या करो, आंसर के अंदर स्टोर कर दो, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस टेम्प। ओके, ये भी कर दिया। अब तुम टेम्प को जो है क्लियर कर दो जी, कर दिया जी, क्लियर कर दिया।
इतना करके तुम सारे के सारे वर्ड्स तो कर लोगे रिवर्स, सारे के सारे वर्ड तो स्टोर कर लोगे, बट जो लास्ट वाला वर्ड होगा, यानी बेसिकली ये जो फर्स्ट वाला वर्ड होगा, इसके आगे डॉट नहीं है, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो टेम्प के अंदर तो पड़ा हुआ है, बट ये आंसर के अंदर नहीं पड़ा हुआ, तो इसको तुम अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा। तुमने बोला इसको रिवर्स कर लेते हैं, ऐसे रिवर्स कर दिया टेम्प को, और ये आंसर में स्टोर कर लिया और रिटर्न कर दिया, आंसर खत्म। ये एडिशनल स्टेप है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब ठीक है, बाकी सब बढ़िया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी मार्किंग भी है इसकी, आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ क्या है कि हमें क्या करना है, हमें हर वर्ड डालने के बाद भी डॉट डालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आंसर डॉट पुश बैक डॉट कर दो भाई, आंसर डॉट पुश बैक। ठीक है, अब कंपाइल रन करके देखो, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। सबमिट करके देख लो, एक बार सबमिट करके देख लो, चल गया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और आपको चीजें समझ में आने लग गई होंगी। ऑफ एन में हमने इसे सॉल्व कर लिया है जी, ऑफ एन में सॉल्व कर लिया, 2 पास लग रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, इसका नाम है चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, मैंने जब पहली बार पढ़ी थी तो हैकर रैंक पे पढ़ी थी। ठीक है, मजा आया था। तो गिवन एरे ए, तो आपको एक एरे ए दिया हुआ है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n। ओके, एक एरे के अंदर कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स पड़े हुए हैं, जहां पे हर एक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ चॉकलेट इन द पैकेट। उस पैकेट के अंदर कितने चॉकलेट पड़ी हुई है। ओके, ईच पैकेट कैन हैव वेरिएबल नंबर ऑफ चॉकलेट, हर पैकेट में डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट हो सकती है। टोटल m स्टूडेंट्स हैं, द टास्क इज टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट अमंग m स्टूडेंट सच दैट ईच स्टूडेंट गेट्स ओनली 1 पैकेट and the difference between maximum number and the minimum number is minimum। ओके, मेरे पास m स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास टोटल n पैकेट्स हैं, उन पैकेट्स के अंदर चॉकलेट्स पड़ी है जी। तो ये एरे है, यहाँ बता रहा है कितने चॉकलेट ऐसा करके। मुझे क्या करना है, बेसिकली ध्यान सुनना, सुनते ही आंसर आ जाएगा। इन्होंने बोला जब भी तुम m में वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे चॉकलेट्स को, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, m जो है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे आप। तो लेट्स से कि यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, आपने बोला लेट्स से m इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो एक तरीका मेरे पास ये है कि यार मैंने ये 3 चॉकलेट दे दी उन सारे बच्चों को, ये 3 चॉकलेट दे दी। अभी सिर्फ मैं नॉर्मल ब्रूट फोर्स वाली बातें कर रहा हूँ। ठीक है, एक तरीका ये था, मैंने ये वाली 3 चॉकलेट दे दी उनको। उन्होंने बोला इसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा, इसमें अंदर एक मैक्सिमम नंबर निकलेगा, एक मैक्सी होगा, और इसके अंदर एक मिनिमम नंबर होगा। ठीक है, उनका जो डिफरेंस आएगा मैक्सी माइनस मिनी का, वो मुझे मिनिमम चाहिए। ये तो बहुत आसान है भैया, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं भैया? अगर ये सॉर्टेड होता तो मुझे पता होता कि ये लास्ट एलिमेंट ही मैक्सिमम है और ये फर्स्ट एलिमेंट ही मिनिमम है, और ये मिनिमम ट्रैक करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना देता। तो इन शॉर्ट मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इसको सॉर्ट करना है वेक्टर को। देखिए इंट्यूशन क्या कहती है, मैं इस वेक्टर को सॉर्ट कर दूंगा, और ये जो m होगा, m साइज की हर विंडो चेक कर लूंगा। क्या 3 की ये विंडो चेक कर ली, मैं क्या करता, मैं 3 की पहले ये वाली विंडो चेक करता, इससे आंसर निकालता, फिर 3 की ये विंडो चेक करता, फिर 3 की ये विंडो चेक करता, और फिर 3 की ये विंडो चेक करता, जो भी मिनिमम आंसर होता है वो रिटर्न कराया था, खत्म, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो करके देखते हैं एक बार। मैंने बोला कि मुझे सबसे पहला काम जो करना है वो करना है सॉर्टिंग का, तो मैंने बोला सॉर्ट कर दो भैया। क्या सॉर्ट करोगे, ए डॉट बिगिन, ए डॉट एंड। ठीक है, इसको हमने सॉर्ट कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपका वेक्टर सॉर्ट हो चुका है। ओके, इसके बाद क्या करना है, मैंने बोला अगर मुझे ये m साइज की विंडो बनानी है, इसका मतलब क्या है कि मेरा i जो है वो 0 पे लगेगा और जो मेरा j है वो m-1 पे लगने वाला है। ओके, तो मैंने बोला i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू m-1। इस इंडेक्स पे खड़े हो गए आप, आपको एक मिनिमम रखना है, तो इंट मिनी इज इक्वल टू इंट मैक्स। चलो, आप बोला एक लूप चलाऊंगा फॉर कैसे, मैंने बोला एक लूप चला दिया मैंने, वाइल j लेस देन a डॉट साइज, खत्म। अब मैंने बोला कि हर विंडो का तुम डिफरेंस चेक करते जाओ, तो तुमने डिफरेंस निकाल लिया, एंड डिफरेंस इज इक्वल टू a ऑफ j माइनस a ऑफ i। ओके, मैंने बोला मिनिमम चेक करो, मिनिमम है कि नहीं, तो मिनी इज इक्वल टू मिन ऑफ मिनी कॉमा डिफरेंस। इस प्रकार तुमने ये कर लिया, और फिर क्या करोगे, i और j दोनों को तुम आगे बढ़ा दोगे, i प्लस प्लस और j प्लस प्लस। मैं चाहोगे तो i की नीड भी नहीं है, j में ही -m+1 कर दो, तब भी आंसर निकल जाएगा। रिटर्न कर दो आंसर,
एक बार चला के देखो चलता है कि नहीं चलता है। चला क्या? चला। एक बार सबमिट करके देखो। ओके, एक गड़बड़ थी क्या भैया? अगर पॉसिबल नहीं था तो क्या करना है, चेक करते हैं। नहीं पॉसिबल तो होगा। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको सबमिट कर दिया, हमने सबमिट कर दिया और ओके चल गया। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बहुत सिंपल था, ब्रूट फोर्स है। आपके जनरली क्या देखोगे आप कि जो आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं, उसमें जनरली जो पहला क्वेश्चन होता है ना इसी डिफिकल्टी लेवल का होता है, बच्चा वाला क्वेश्चन। सॉर्ट कर दिया हमने, 2 इंडेक्स लगा दिए, सारी विंडोज को प्रोसेस करके मिनिमम आंसर निकाल लिया। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, कितना सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम्पल एक बार दिखा देता हूँ करके, किसी पर ड्राई करके, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने बोला कि मेरे n जो हैं यानी पैकेट्स मेरे पास टोटल 8 हैं, मेरे पास टोटल पैकेट 8 हैं और मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स 5 हैं। तो मेरे पास एरे क्या पड़ा हुआ है, 3, 4, 1, 9, 56, 7, 9, 12। मैंने बोला इनको सॉर्ट कर दो जी, आपने इसको सॉर्ट कर दिया, आंसर आ गया 1, 3, 4, 7, 9, 12, 56। ठीक है। तो मैंने बोला मुझे एम की विंडो प्रोसेस करनी है 5 की। तो आपकी पहली विंडो 5 स्टूडेंट्स की कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है। इसमें डिफरेंस क्या रहा है, ये रहा मैक्सिमम और ये रहा मिनिमम। डिफरेंस आ गया जी 9 - 1 8। अगली विंडो कौन सी बन रही है, यहां से यहां तक, ये रहा मैक्सिमम, ये रहा मिनिमम। 9 - 3 6। अगली विंडो बन रही है, अगली विंडो बन रही है यहां से लेके यहां तक, ये रहा मैक्सिमम, ये रहा मिनिमम। 12 - 4 8 आ गया जी। अगली विंडो बन रही है यहां से यहां तक, ये रहा मैक्सिमम, ये रहा मिनिमम। 56 - 7 49। इनका मिनिमम निकाल लो, इनका मिनिमम आ रहा है 6। इस प्रकार आपने 6 आंसर दे दिया। यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं इस कोड के अंदर, यही कर रहे हैं। सारी विंडो प्रोसेस कर रहे हैं सॉर्ट करने के बाद। ध्यान से देखो भैया, यहां पर भी सॉर्ट कर दिया था, उसके बाद यहां पे आए, यहां भी सॉर्ट कर दिया, उसके बाद यहां पे आए, यहां पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फिर यहां पर आए, यहाँ पर रिवर्स कर दिया आपने, ब्रूट फोर्स लगाया, बस यहाँ पे आया, यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। सॉर्टिंग कितनी ज्यादा कॉमन लग रही है आपको ग्रीडी के क्वेश्चन। स्पॉन्सर्ड बाय ओडिन स्कूल। ओडिन स्कूल इज एन ऑनलाइन अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स पीपल टू लॉन्च एंड प्रॉपल देयर करियर इन हाई ग्रोथ डोमेन्स। अगर आप एक फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट हैं या एक वर्किंग प्रोफेशनल है और टारगेट करें कि करियर स्विच करते हैं या फिर एक हाई ग्रोथ वाला करियर लेते हैं, तो आपको इनका डेटा साइंस बूट कैंप चेक करना चाहिए। दिस बूट कैंप है 6 months लॉन्ग और यहाँ पर आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाने वाले हैं और इनका करिकुलम बहुत इंडस्ट्री ओरिएंटेड है और इन डिमांड स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी यहाँ पर वो थी कि आपको 100% 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस दिया जाएगा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू स्किल्स, सैलरी नेगोशिएशन स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, ये आपको सिखाई जाएंगी। एक और अच्छी चीज, यहाँ पर आपको नियरली 30,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप चाहे तो EMI का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। और टेंडर रिफंड पॉलिसी, अगर आपको समझ में नहीं आता कि नहीं यार मजा नहीं आया, बेस्ट तो ये होने नहीं वाला, तब भी आप टेंडर रिफंड पॉलिसी अवेल कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप वेबसाइट को चेक करेंगे और अपने हिसाब से एक्सप्लोर करेंगे। एंड हियर आर सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ ओडिन ग्रेड्स लाइक नवीन, प्रणेश, फवेना एंड मेनी मोर। इन सभी लोगों ने ओडिन स्कूल चूज किया और अपने करियर को ट्रांसफॉर्म किया। अब आप समझदार हैं, जाके लिंक को चेक करेंगे और एक वाइज डिसीजन लेंगे। धन्यवाद। ने कहा मिन कॉस्ट ऑफ रोप्स। वैसे मैंने शायद ये क्वेश्चन पहले भी कभी करवा रखा, मुझे ऐसा लग रहा है, पर देख लेते हैं दोबारा। मिन कॉस्ट ऑफ रोप्स, जिस प्रकार इसको सॉल्व करने वाले हैं, ये वाला पैटर्न आपको बहुत ज्यादा कॉमन लगने वाला है। ठीक है, तो आपको टोटल n रोप्स दी हुई हैं, आपको टोटल n रोप्स दी हुई हैं। ठीक है, इनपुट के अंदर आपको n रोप्स दी हुई हैं। ठीक है, और हमने बता दिया, इन्होंने बोला कि हमें इन सारी रोप्स को कनेक्ट करना है। मेरे पास 4 है, मेरे पास 3 है, मेरे पास 2 है और मेरे पास 6 है। इन्होंने बोला कि मुझे इन सारी की सारी रोप्स को कनेक्ट करना है। द कॉस्ट टू कनेक्ट 2 रोप्स, 2 रोप्स को कनेक्ट करने की कॉस्ट क्या आती है, उनके सम के इक्वल होती है, उनके लेंथ के सम के इक्वल। लेंथ दी हुई आपको, इनके लेंथ के सम के इक्वल होती है। आपका टास्क क्या है, टू कनेक्ट द रोप्स विद मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट में इनको मर्ज करना है। ग्रीडी अप्रोच क्या कहती है, भैया मिनिमम कॉस्ट में मर्ज करना है और लेंथ दी हुई है। अच्छा, तो ऐसा करो छोटी छोटी वाली को मर्ज कर लो पहले। मैंने कहा ठीक है, तो तुमने मुझे बोला ग्रीडी अप्रोच के हिसाब से ये छोटा है और ये छोटा है, इनको मर्ज कर लो। इनको मर्ज कर लिया तो मेरी कॉस्ट अब तक बन चुकी है 2 + 3 5 और मेरा एरे बन चुका है 4, 5, 6। 2 और 3 को मर्ज करके 5 का टुकड़ा बन गया ना भाई एक। अब फिर दोबारा तुम्हारी अप्रोच क्या कहती है कि छोटे वाले मर्ज कर लो। तो आपने इसको मर्ज कर लिया। हाँ, कॉस्ट आ गई आपकी 9, 5 + 4 9 होता है और ये टुकड़ा बन गया 9 का और 6 का। इन दोनों का आपने मर्ज कर लिया, 9 + 6 आ गया 15। ठीक है, यानी आपकी कॉस्ट क्या आ गई, आपकी कॉस्ट 15 आ गई। इन तीनों कॉस्ट को प्लस करो, 5, 9 और 15, आंसर आ गया 29। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है।
बट सवाल है भैया हर बार 2 मिनिमम कैसे निकालूंगा मैं? अब आप मुझे बोलो कि ठीक है आपने इनको प्लस कर दिया, प्लस करके इसमें डाला, तो यहां भी सॉर्ट करो, यहां भी सॉर्ट करो, यहां भी सॉर्ट करो, ये तो होगा नहीं भाई, बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खराब हो जाएगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। कुछ और अच्छा सोल्यूशन बताओ। मैंने कहा कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर आपके लिए मिनिमम फाइंड आउट करना O ऑफ 1 की गेम है। आपने बोला भैया प्रायोरिटी क्यों, मिन ही बना लूं? मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हैं दोस्त, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो एक मिन ही बनाएंगे, ध्यान से को, एक मिन ही बनाएंगे, उसके अंदर से हमेशा शुरू के 2 एलिमेंट जो कि मिनिमम होंगे, पक्की बात है, उनके 2 एलिमेंट को निकाल के मर्ज कर देंगे, मर्ज करके क्या बना 5, तो जो 5 बनेगा उसको वापस मिन हीप में डाल देंगे। ऐसे यही करते रहेंगे जब तक मिन हीप का साइज ग्रेटर देन 1 है। चलो सिंपल था भैया, ये तो प्रायोरिटी की यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्रायोरिटी क्यू लॉन्ग लॉन्ग कॉमा वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग मिन हीप बना रहे हैं, ग्रेटर लॉन्ग लॉन्ग PQ। ठीक है, हमने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर सारे एलिमेंट जो है हीप के अंदर, मिन हीप के अंदर डाल देने हैं। तो आपने बोला PQ डॉट पुश ARR ऑफ I, इतना कर दिया आपने। फिर आपने बोला बहुत सिंपल है, जब तक मेरे PQ का साइज जो है, जब तक मेरे PQ का साइज ग्रेटर देन 1 है तब तक प्रोसेसिंग करूंगा। क्या प्रोसेसिंग करोगे? पहली नोड निकालूंगा, तो पहली नोड आपने निकाली लॉन्ग लॉन्ग फर्स्ट इज इक्वल टू PQ डॉट टॉप, और आपने इसे पॉप कर दिया। सेम इसी प्रकार आपने बोला सेकंड निकालता हूं, सेकंड वैल्यू निकालता हूं PQ डॉट टॉप, PQ डॉट पॉप। अब इन दोनों को मर्ज करता हूं, तो एक कोस्ट का वेरिएबल आपने बना रखा होगा, इंट कोस्ट इज इक्वल टू 0। तो आपने बोला जी इंट कोस्ट, या फिर आपने सिंपल बोला कि कोस्ट, या फिर ऐसे कर लेता हूं मर्ज्ड लेंथ इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को मर्ज करके कितनी लेंथ बन रही है। और मैंने क्या बोला, इंट नहीं आएगा, लॉन्ग लॉन्ग आएगा। ठीक है, मर्ज करके कितनी लेंथ बन रही है। कोस्ट में क्या ऐड करूंगा, हमने बोला कोस्ट इज इक्वल्स टू कोस्ट प्लस जो भी आपकी नई लेंथ बनी है। ठीक है, और हीप के अंदर वापस भी डालना है, हीप के अंदर वापस भी डालना, तो हमने बोला PQ डॉट पुश जो भी आपकी मर्ज लेंथ आ रही है। मैंने बोला आंसर रिटर्न कर दो, यहां से रिटर्न कोस्ट। एक बार रन करके देख लो चलता है कि नहीं चलता, एक बार रन करके देख लो भाई। रन करके देखा, उसने बोला के एरर, वाइल की स्पेलिंग गलत है। अब रन करो, चला, चल गया। हमने बोला सबमिट करो, सबमिट करो, रॉन्ग आंसर आ गया जी। कहां पे फटा, इनपुट इज टू लार्ज। ठीक है, कुछ मॉड वगैरह करने को बोला गया इन्होंने, मर्ज लेंथ दिस कहीं पर इंट ले लिया क्या मैंने? हाँ, यहाँ इंट ले लिया दोस्त। अब चलाओ, सबमिट करो, और इस प्रकार हमने किया क्या। अरे चलो, अरे भाई चलो यार प्लीज भाई। चल गया। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। वेरिएबल्स का प्लीज ध्यान दें, लॉन्ग लॉन्ग करना था, इंट नहीं करना था। ठीक है, इनपुट में आप देख सकते हैं ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा आता है। इस इजी वाली मार्क में मत जाना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सेम जो पैटर्न लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसी पैटर्न पर आधारित एक और क्वेश्चन है, हफमैन कोडिंग। ठीक है, और ये बार बार आपसे पूछा जा सकता है, आपके वाइवाज में भी, आपके ऑनलाइन टेस्ट के अंदर भी, आपके बेसिकली इंटरव्यूज के अंदर भी, हर जगह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि मैं आपको इनपुट में एक स्ट्रिंग दूंगा, ठीक है, और मैं आपको ना इन सब की फ्रीक्वेंसीज भी दूंगा, फ्रीक्वेंसी का एरे भी दूंगा मैं। जैसे कि मैंने बोला A की फ्रीक्वेंसी 5 है, B की फ्रीक्वेंसी 9 है, C की 12 है, D की 13 है, E की 16 है और F की 45 है। ठीक है, आप मुझे इन सब की हफमैन एनकोडिंग प्रिंट करके दो। इन सारे कैरेक्टर्स की, A की, B की, C की, D की हफमैन एनकोडिंग प्रिंट करके दो। तो हफमैन एनकोडिंग होती है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला पहले मैं हफमैन ट्री बना के दिखाता हूं। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये ट्री इन्होंने बना रखा है, यहाँ पे 100। हफमैन ट्री कैसे बनता है वो तो हम भी देख लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है,
पर अभी आपको एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या मिली कि यार जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे ABCD EF सारे लीफ नोड हैं, 1 2 3 4 5 6 लीफ नोड में आ रहे हैं हफमैन ट्री के अंदर। अब लेट से मुझे ए की मैपिंग निकालनी है, ए की हफमैन एनकोडिंग निकालनी है, कैसे निकालेंगे? मैंने बोला बहुत सिंपल है, बस रूल्स का ध्यान रखना कि अगर लेफ्ट में ट्रैवर्स कर रहे हो तो 0 यूज करना और राइट में ट्रैवर्स कर रहे हो तो 1 यूज करना। तो मैंने बोला कि मैं लेफ्ट में गया, मैंने 0 यूज किया, मैं कहां पहुंच गया? F पे, तो यानी F की एनकोडिंग क्या हो गई? 0 हो गई। ओके, मैं राइट में गया, मैंने 1 यूज किया, क्या मैं कोई कैरेक्टर पे पहुंचा? नहीं पहुंचा, लीफ नोड नहीं है ना। फिर मैं लेफ्ट में पहुंचा, एक और 0 यूज कर लिया, फिर मैं लेफ्ट में पहुंचा, एक और 0 यूज कर लिया, क्या यूज हुआ? 1 0 0 C तक पहुंचने के लिए। तो C का आंसर क्या आ गया? 1 0 0। उसी प्रकार लेट से मैं यहां से ऐसे राइट से जाता 1, तो डी के लिए आंसर क्या आ रहा है? 1 0 1। तो डी का आंसर क्या आ गया? 1 0 1। बात समझ में आती है? ठीक है। उसी प्रकार ये 1 है, यहां राइट में गया एक और 1 हो गया, यहां लेफ्ट में गया एक 0 हो गया, यहां लेफ्ट में गया 0 हो गया। तो 1 1 0 0 ए तक पहुंचने के लिए थे। एक आंसर क्या आ गया? 1 1 0 0। फिर अगर मैं ऐसे ऐसे 1 चले जाता तो 1 1 0 1 बी तक पहुंचने के लिए। तो बी का आंसर क्या आ गया? 1 1 0 1। उसी प्रकार राइट जाता तो 1 1 1 1 ई पहुंचने के लिए आंसर आ गया 1 1 1। तो ये तुमने हफमैन एनकोडिंग निकाल ली जी, सिंपल था। यानी भैया अगर मैंने हफमैन ट्री बना रखा है तो मेरे लिए हफमैन एनकोडिंग निकालना बहुत आसान है, मुझे कुछ भी नहीं करना, बस लेफ्ट जाऊंगा तो 0 यूज कर लेना और राइट जाऊंगा तो 1 यूज कर लेना, मेरा आंसर निकल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कर रखा है इन्होंने, इसके द्वारा इन्होंने सारे के सारे ये हफमैन एनकोडिंग निकाल। तो बेसिकली ट्री बनाना इंपॉर्टेंट है, हमें समझ में आता है। वो ट्रावर्सल हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ट्री के, जब हमने बाइनरी ट्रीज पढ़े थे। बट ट्री बनाना इंपॉर्टेंट। ट्री कैसे बनाए? ध्यान से देखो, ए की फ्रीक्वेंसी 5 है, बी की फ्रीक्वेंसी 9 है, 5 और 9 कितना बना? 14 बना। ओके, ई की फ्रीक्वेंसी 16 है, 16 और 14 कितना बना? 30 बना। ओके, 25 30 कितना बना? 55, 55 45 कितना बना? 100। ओके, हमें समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि जो लास्ट क्वेश्चन में पैटर्न देखा था, जहां पे हम 2 लेंथ को निकालते हैं और फिर लेंथ को मर्ज करके वापस डाल देते हैं, क्या ऐसे कुछ नहीं हो रहा? मेरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर सेम स्ट्रैटेजी यूज करूं, मैं एक मिनी हीप बनाऊं, मिनी हीप में क्या बोलूं? जो भी सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला नंबर है ना वो निकाल लो। तो आपने क्या निकाला? आपने देखा कि 5 सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला है और 9 सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला है। तो आपने बोला एक तो मेरी नोट बन गई ए 5 की, ए बन गई बी 9 की, ये 2 निकल गई। ठीक है, इसको लेफ्ट चाइल्ड मान लो, इसको राइट चाइल्ड मान लो, इनके ऊपर एक नोड लगा दो भाई, इनके ऊपर एक नोड लगा दो। वो नोड की वैल्यू क्या होगी? 5 + 9 14 ऐसे। तो उसको वापस डाल दो तुम इसके अंदर, फिर तुम वापस डाल दो इसके अंदर, तो 5 और 9 हट गए, यहाँ पे 14 पड़ा हुआ है। अब वापस 2 छोटे नंबर निकालो, 12 निकला और 13 निकला। तो तुमने बोला कि यार सी का 12 और डी का 13, इनके ऊपर एक नोड लगा दो 25, 12 + 13 25 होता है ना, दैट्स व्हाई। तो तुम्हारे पास ये दोनों हट गए और एक 25 आ गया। अब दोबारा 2 छोटे निकालो, एक 14 निकला, एक 16 निकला। 14 के लिए तो पता है कि ये ट्री बना पड़ा है, तो 14 के ऊपर एक नोड आएगी और एक 16 का तुम्हारा ई आ गया, ई का ई कॉमा 16। ठीक है, 14 और 16 कितना होता है? 30। तो तुम्हारा इतना ट्री बन गया। इस 30 को तुम यहाँ पे इनको हटा के डाल दो, फिर तुम्हारा 25 निकला और 30 निकला, यानी कि इसके ऊपर एक नोड होगी और इसके ऊपर एक नोड होगी, जो कि 25 + 30 55 की आ रही होगी। ऐसे करके कुछ काम चल रहा है। तो लास्ट जो आपने क्वेश्चन में स्ट्रैटेजी देखी, सेम वही स्ट्रैटेजी हमें यहाँ फॉलो करनी है और हमारा आंसर निकल जाएगा। यानी कि 2 नोड निकालो, एक को लेफ्ट चाइल्ड मानो, एक को राइट चाइल्ड मानो, और रूट नोड पुश कर दो वापस प्रायोरिटी क्यू के अंदर। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला कि यार सबसे पहला काम जो है प्रायोरिटी क्यू में इसको इंसर्ट करना है। तो मैंने बोला कि यार एक क्लास बनानी पड़ेगी, तो मैंने क्लास बना ली नोड। ठीक है, इसके अंदर क्या होना चाहिए? वही सिंपल जो ट्री के अंदर होता था, डेटा नोड स्टार लेफ्ट, नोड स्टार राइट, इस प्रकार। और यहां मैंने कंस्ट्रक्टर लिख दिया, डेटा = d, लेफ्ट = नल और राइट = नल। ठीक है जी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक कंपैरेटर मुझे चाहिए होगा क्योंकि मैं हीप बना रहा हूं, तो क्लास CMP, यहां पे मैंने क्या बोल दिया? पब्लिक बूल ऑपरेटर। यहां पर बस 2 वैल्यूज आने वाली हैं, नोड स्टार टाइप की, नोड स्टार A, नोड स्टार B। हमें क्या करना है? हमें मिनी हीप बनाना है। तो हमने बोला A का डेटा > B का डेटा, बना दिया जी मिनी हीप। ठीक है, अब यहाँ पे मिनी हीप क्रिएट करते हैं फटाफट।
तो हमने क्या बोला, प्रायोरिटी क्यू ऑफ नोड स्टार कॉमा वेक्टर ऑफ नोड स्टार कॉमा ये रहा मेरा कंपेरेटर पी क्यू। ओके, सबसे पहला काम सारी की सारी नोड इसके अंदर डाल दो। तो आपने बोला फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस नोड्स बनाओ। नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है जी, फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। और आपने फिर पी क्यू के अंदर ये सारी की सारी नोड्स इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो आपके मिनी हीप के अंदर अब तक आप नोड डाल चुके हो, बहुत बढ़िया, पहला काम हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, वही सेम स्ट्रेटजी, जब तक मेरे मिनी हीप का साइज ग्रेटर देन 1 है तब तक 2 नोड निकालूंगा और एक नई नोड बना के वापस डालूंगा। तो वाइल पी क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 1 क्या करना है, पहली नोड निकालो, नोड स्टार लेफ्ट इज इक्वल्स टू पी क्यू डॉट टॉप और पी क्यू डॉट पॉप। नोड स्टार राइट इज इक्वल्स टू पी क्यू डॉट टॉप पी क्यू डॉट पॉप, ठीक है, निकल गए। एक नई नोड बनाओ, नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। इसके अंदर आंसर क्या आएगा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, यानी कि लेफ्ट का डेटा प्लस राइट का डेटा, ठीक है। तो तुमने एक न्यू नोड बना दी। अब इस न्यू नोड के लेफ्ट चाइल्ड को आपने अटैच कर दिया जी लो, और इस न्यू नोड के राइट चाइल्ड को आपने अटैच कर दिया जी ये लो, और फिर आपने इसको पुश कर दिया वापस आपके प्रायोरिटी क्यू में। डन सीन्स। इस प्रकार आपने 2 नोड निकाली, एक लेफ्ट चाइल्ड बनाया, एक राइट चाइल्ड बनाया, एक नई नोड बना के वापस प्रायोरिटी क्यू में डाल दी विद उनकी फ्रीक्वेंसीज का समेशन। ओके, इसके बाद अगर आप इस लूप से बाहर निकलेंगे तो इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी क्यू में सिंगल एलिमेंट बचा हुआ है, वो सिंगल एलिमेंट आपकी रूट नोड को दर्शाता होगा, आपकी रूट नोड को दर्शाता होगा। तो उसको ले लेते हैं एक बार, रूट नोड को बता दिया इसने। मुझे क्या करना है, मुझे इन सबका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करके इनके एनकोडिंग स्टोर करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने एक ट्रैवर्स नाम का फंक्शन बना दिया, उस ट्रैवर फंक्शन में मैंने रूट भेज दिया, एक आंसर बेसिकली एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो मुझे रिटर्न करना है, ठीक है, वो भेज दिया, और एक टेम्प भेज दिया, टेम्प क्या मैं समझाता हूँ अभी। एक बेसिकली स्ट्रिंग है जो कि एम्प्टी है, स्टार्टिंग में आपने आंसर रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली जब भी आपका कोई नोड होगा और वो नीचे कहीं पर जा रहा है, ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पर टेम्प जो है आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर आप लेफ्ट जाते हो तो इस टेम्प में 0 ऐड हो जाएगा, अगर आप राइट जाते हो तो इस टेम्प में 1 ऐड हो जाएगा, अगर आप यहाँ से लेफ्ट जाओगे इस टेम्प में 0 ऐड हो जाएगा, अगर आप यहाँ से राइट जाओगे तो इस टेम्प में 1 ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं इसको स्टोर करा लूंगा। जब भी मैं एक लीफ नोड पे पहुंचूंगा, मुझे पता है कि जब भी मेरी लीफ नोड होगी यानी वो एक अल्फाबेट है, यानी कि बेस केस है। जब मैं लीफ नोड पे पहुंचूंगा मुझे वहां पर आंसर स्टोर कराना है। आंसर कौन है वहां पे ये टेम्प में आंसर बिल्डअप करता आ रहा हूँ, उसको मुझे स्टोर कराना है अपने वेक्टर के अंदर। तो यहाँ फटाफट मैंने अपना ट्रैवर्स नाम का फंक्शन लिख दिया, मैंने दिया वॉइड ट्रैवर्स। यहाँ पे आ रही है जी आपकी रूट नोड, यहाँ पे आ गया जी आपका वेक्टर, और ये आ गया जी आपकी टेम्प। आपने बोला बेस केस में क्या आएगा, बेस केस सिंपल अभी देखा हमने कि जब भी मैं एक लीफ नोड पे खड़ा हूं, यानी कि रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड रूट का राइट एंड रूट का राइट इज इक्वल टू नल। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में मुझे आंसर के अंदर टेम्प को स्टोर करा लेना है, आंसर डॉट पुश बैक टेम्प, और वापस चले जाओ भाई रिटर्न, ठीक है। आगे अब 2 बार ट्रैवर्स करना पड़ता है, एक बार लेफ्ट साइड भी ट्रैवर्स कर लो, एक बार राइट साइड भी ट्रैवर्स कर लो। तो ट्रैवर्स कर लिया, ट्रैवर्स तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ट्री जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था तो वहां पर तुमने देखा था कि रूट के राइट में, रूट के लेफ्ट में कॉल मार दी हमने, और फिर हमने आंसर सेंड कर दिया। और टेम्प जब लेफ्ट में जाते हो तो 0 ऐड होता है जी। ओके, इसी प्रकार तुम राइट की कॉल मारोगे, आंसर कॉमा टेम्प राइट जा रहा तो इसका मतलब उसमें 1 ऐड होगा। इस प्रकार तुम्हारा ये कोड चल जाना चाहिए। यहाँ पर सेमीकोलन की कमी है और यहाँ पर डेटा का डी बड़ा है और कहीं पर कोई गड़बड़ किसी प्रकार की आई थिंक चलना चाहिए। चला के देख लेते हैं एक बार। उन्होंने बोला कि भैया आई लेस देन एन, एन बड़ा कर दो। लो आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार सबमिट करके देख लो,
चल गया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अप्रोच और पैटर्न सेम था। आप प्रायोरिटी क्यू में से 2 एलिमेंट निकाल रहे हैं और फिर उनको मर्ज करके या उनको प्रोसेस करके एक नए एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल रहे हैं। वही सेम चीज यहाँ पे करिए कि एक नोड निकाली, दूसरी नोड निकाली, फिर एक नई नोड बनाई जिसमें इसको लेफ्ट साइड बनाया, इसको राइट साइड बनाया और वापस नई नोड को हमने पुश कर दिया, खत्म। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बात समझ में आती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है n log n के अंदर, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो O of n स्पेस आपका यहां पर लग रहा है। बात समझ में आती है? अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना इसको जरूर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का नाम है फ्रैक्शनल नैपसैक। नैपसैक जो आपने पढ़ा होगा तो आपने डीपी के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, जहां पे आप एक आइटम को या तो ले सकते थे या तो नहीं ले सकते थे, या तो पूरे के पूरे आइटम लेंगे या तो नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उस आइटम का फ्रैक्शन में ले सकते हैं, यानी कि मुझे 0.1 ये वाले आइटम दे दो या 0.5 ये वाले आइटम दे दो, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका ग्रीडी के अंदर लाई करता है, देखते हैं कैसे। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा गिवन वेट्स एंड वैल्यूज ऑफ n आइटम्स। आपके पास n आइटम्स हैं, उनके वेट आपको दिए हुए हैं और उनकी वैल्यूज आपको दी हुई है। ओके, ठीक है। आपको क्या लिखना है, वी नीड टू पुट दीज आइटम्स इन अ नैपसैक। हमें एक बैग में इनको डालना है ऑफ कैपेसिटी W, ठीक है। तो उस नैपसैक की भी एक वेट है, नैपसैक की एक कैपेसिटी है जिसको मैंने W बोल दिया। टू गेट द मैक्सिमम टोटल वैल्यू, मेरा इंटेंट क्या है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू डालनी है, यानी इस वेट के अंदर कितनी मैक्सिमम वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूं। वैल्यू मतलब ये वाला एरे, तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूं। ये 0-1 नैपसैक वाली प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप आइटम को ब्रेक कर सकते हैं पार्ट्स में कि भाई ये वाली जो आइटम थी, लेट्स से जो मेरी फर्स्ट आइटम थी, मैं पूरी की पूरी तो नहीं ले रहा, बट मैं 0.1 ले रहा हूँ, 0.1 ले रहा हूँ ये वाली आइटम, ठीक है। ऐसा करके ले सकते हो। एग्जाम्पल समझते हैं एक बार। हम इन्होंने बोला कि n की वैल्यू 3 है और मेरी कैपेसिटी जो है, मेरी कैपेसिटी है 50 की। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू वाला एरे है वो क्या आ रहा है, वो है 60, 100, 120। ओके, और आपका जो वेट वाला एरे है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 10, 20 और 30। तो ये हो गई जी आपकी फर्स्ट आइटम, ये होगी सेकंड आइटम, ये होगी थर्ड आइटम। लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड और ये होगी थर्ड। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या बोला है कि 10 किलो की वैल्यू 60 है, मुझे 1 किलो की वैल्यू बताओ। तो आपने बोला फर्स्ट की पर यूनिट वैल्यू क्या आ रही है, 60/10 दैट इज 6। ऐसी सेकंड की बात करें तो वो क्या आ रही है, 100/20 दैट इज 5। ऐसी थर्ड की बात करें 120/30 दैट इज 4। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि भाई सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें है, उसके बाद इसकी वैल्यू, उसके बाद इसकी वैल्यू। मैं ग्रेडी अप्रोच अगर लगाऊं, मुझे मैक्सिमम वैल्यू डालनी है इन 50 किलो के अंदर। कैसे डाल पाऊंगा मैं, सबसे पहले तो भाई ये वाला एलिमेंट लो, ये कितना आपके पास 10 किलो, तो ये है। तो आपने इस 50 किलो के अंदर 10 किलो आपने ले ली पहली वाली आइटम। ओके, यानी कि ये तो डन हो गया। अभी भी 40 की कैपेसिटी बची हुई है। फिर आपने बोला अगली वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो आपने बोला 40 तो बची है, पर इसके पास सिर्फ 20 किलो ही है वेट, तो ऐसा करो 20 किलो ले लो सेकंड वाली आइटम। ओके, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो आप डाल चुके हो और टोटल 50 किलो कैपेसिटी, यानी 20 किलो की कैपेसिटी भी पेंडिंग है। और आपके बचा क्या है, सिर्फ ये वाली आइटम बची। आपने 20 किलो ये ले लिया, तो आपने 20 किलो ले लिया आपकी थर्ड वाली आइटम। आपकी वैल्यू कितनी बन रही है, 10 किलो की वैल्यू पता है 60 है और ये वाले 20 किलो की वैल्यू पता है यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 20 किलो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बड़ा आसान है। पर यूनिट वैल्यू 4 है, 20 किलो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 × 4 दैट इज 80। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 60 + 100 160, 160 और 80 240। टोटल वैल्यू आपने 240 स्टोर कर ली स्नैपसैक के अंदर। सिंपल। इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि यार हम बस पहले पता लगा लें किसकी पर यूनिट वैल्यू सबसे ज्यादा है। जिसकी पर यूनिट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मतलब जिसकी मैक्सिमम होगी, उसको मैं स्नैपसैक में इंक्लूड करता जाऊंगा और जब वो खत्म हो जाएगा तो उससे छोटी, यानी उसको छोड़कर जो बाकी बचे हुए स्पेस में मैक्सिमम वैल्यू है उनको इंक्लूड करता रहूंगा। फिर जब वो खत्म हो जाएगी तो बाकी बचे हुए स्पेस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेता रहूंगा। मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सी मैक्सिमम है, मैंने बोला मैं सबसे पहले पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ ना भाई। सबसे पहले वैल्यू बाय वेट की वैल्यू बाय वेट का रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आ रहा है और इसके हिसाब से सॉर्ट कर दूंगा, इसके हिसाब से सॉर्ट कर दूंगा
और जब एक बार सॉर्ट कर दिया तो फिर तो पता है मुझे कि सबसे एंड वाला एलिमेंट सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, सिंपल। तो कोड करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैंने बोला सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे पर यूनिट वैल्यू जो है वो स्टोर करने के वेक्टर के अंदर, ताकि बाद में स्टोर करा पाऊँ। जैसे लेट्स से कि मेरी पर यूनिट वैल्यू यहाँ पे 6 आई थी, यहाँ 5 आई थी, यहाँ 4 आई थी, तो मैं एक वेक्टर बनाऊंगा इस प्रकार का। मैंने बोला वेक्टर ऑफ डबल, जो कि पर यूनिट वैल्यू स्टोर करेगा, बेसिकली वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ डबल कॉमा आइटम वी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा है कि आपका यहाँ पर ये देखो, ये आपकी पर यूनिट वैल्यू स्टोर हो गई, फिर आपकी ये वैल्यू स्टोर हो गई, और फिर आपका ये वेट स्टोर हो गया। तो इस प्रकार का आपका एरे बन जाएगा। पहले 6 वाली वैल्यू, अच्छा साफ सुथरा सा बनाते हैं एक बार, ठीक है, एक बार साफ सुथरा सा बनाता हूँ आपके लिए, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला यानी इस प्रकार का एक वेक्टर जो होगा जो आप बना देंगे, इसके अंदर हर एक वैल्यू में यहाँ पर स्टोर होगी पहले पर यूनिट वैल्यू, यहाँ पर पहले स्टोर होगी आपकी पर यूनिट वैल्यू, फिर आपकी ये टोटल वैल्यू 60, फिर आपका टोटल वेट 10, उसके बाद अगला 5 है 520, उसके बाद अगला 4 है 120,3। तो पहले आप इसको कंसिडर करेंगे, उसके बाद इसको कंसिडर करेंगे, उसके बाद इसको, ऐसे करते करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपने क्या किया, वेक्टर क्रिएट कर लिया, इसको फिल करते हैं। मैंने बोला फॉर इंट i = 0 से लेके i लेस देन l i प्लस प्लस। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कमजोर सी लग रही है अब। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पहले पर यूनिट वैल्यू निकाल ली, पर यूनिट वैल्यू निकाल ली, यूनिट वैल्यू निकाल ली इज इक्वल्स टू बेसिकली आपका वैल्यू अपॉन वेट करना है, वैल्यू डिवाइडेड बाय ARR ऑफ i डॉट वेट। ठीक है, क्योंकि ये इंट बाय इंट है तो इंट की ही वैल्यू देगा, इसको सॉरी डबल में करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको 1.0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमें एक डबल वैल्यू मिल जाए इस रेशियो में। ठीक है जी, आगे पर यूनिट वैल्यू निकल गई। अब आपने एक पेयर बनाया, पेयर ऑफ डबल कॉमा आइटम p इज इक्वल टू मेक पेयर, यहाँ पे आपने इंसर्ट कर दी पर यूनिट वैल्यू कॉमा आपका ARR ऑफ i। ठीक है, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया अपने वेक्टर के अंदर। चलो ये हो गया। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, मुझे इसको सॉर्ट करना है। मैंने बोला सॉर्ट कर दो v डॉट बिगिन को v डॉट एंड तक, और यूजिंग माई कस्टम कंपेरेटर बेसिस ऑन हमारी ये पर यूनिट वैल्यू के हिसाब से हमें सॉर्ट करना है। मैंने यहाँ पे अपना कंपेरेटर लिख दिया जी, बूल CMP पेयर ऑफ डबल कॉमा आइटम A कॉमा पेयर ऑफ डबल कॉमा आइटम B। मैंने रिटर्न कर दिया। मुझे बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बने, कि सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ मिले, फिर यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम। ओके, तो रिटर्न A डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन B डॉट फर्स्ट। ठीक है, तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे वेक्टर मिल जाएगा सॉर्ट होके। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं, सिंपल गेम है। इसका सिंपल है, हमारे पास टोटल कैपेसिटी W है। ठीक है, तो मुझे बस ट्रैवर्स करते हुए चलना है, मैं किस किस एलिमेंट को, किस किस आइटम को ले पाऊंगा मेरे नैपसैक के अंदर। तो मैंने क्या बोला कि टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। टोटल वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, मैंने एक लूप चलाया, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके इंट लेस देन इंट नहीं लेना, इसको डबल लेना दोस्त, डबल। ये बाबा गलती करते जाएंगे हम, ठीक है, आपको सुधारते जानी है। i प्लस प्लस, तो इसके अंदर मैंने क्या किया कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं जिस करंट आइटम के ऊपर खड़ा हूं उसका वेट नैपसैक से बड़ा होगा। अगर करंट आइटम का वेट नैपसैक की कैपेसिटी से बड़ा है तो इसका मतलब करंट आइटम के कुछ फ्रैक्शन ही मैं ले पाऊंगा, या फिर अगर करंट आइटम का वेट नैपसैक की कैपेसिटी से छोटा है इसका मतलब मैं पूरी की पूरी करंट आइटम ले सकता हूं। तो मैंने बोला अगर मेरी करंट आइटम का वेट जो है वो नैपसैक से बड़ा है, नैपसैक की कैपेसिटी से बड़ा है, तो मैं सिर्फ फ्रैक्शन ले सकता हूं, अदरवाइज मैं पूरा का पूरा फुल आइटम ले सकता हूं। अगर मैं फुल आइटम लेता हूं तो मेरी टोटल वैल्यू में क्या होगा, तो मेरी टोटल वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय जिस आइटम पे मैं खड़ा हूं, तो यानी v ऑफ i डॉट सेकंड डॉट वैल्यू, राइट। और वेट का क्या होगा, मेरी कैपेसिटी क्या होगा, मेरी कैपेसिटी डिक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो भी करंट आइटम है उसका वेट इंक्लूड कर लिया ना, तो मेरी कैपेसिटी डिक्रीमेंट हो जाएगी बाय करंट आइटम का वेट, v ऑफ i डॉट सेकंड डॉट वेट। ये तो वो केस था जहां पर मेरी करंट आइटम का वेट मेरी कैपेसिटी से कम है, तो मैंने पूरी की पूरी आइटम इंक्लूड कर ली। सेकंड केस जहां पर मेरी करंट आइटम का वेट कैपेसिटी से बड़ा है, तो मुझे एक फ्रैक्शन इंक्लूड करनी है।
तो मुझे एक फ्रैक्शन इंक्लूड करनी है। मैं कितना वेट ले सकता हूं, मैं टोटल डब्ल्यू वेट ले सकता हूं। ओके, तो मेरे टोटल वेट का क्या होगा, तो मेरे टोटल वैल्यू का क्या होगा, टोटल वैल्यू प्लस इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना वेट ले सकता हूं मैं, डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू, और पर यूनिट वैल्यू क्या है, बी ऑफ आई डॉट फर्स्ट। लो जी, हो गया, खत्म। और आपकी कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी मेरी 0 के इक्वल हो गई, खत्म। इस प्रकार मैंने इसको सॉल्व करके आंसर रिटर्न करा दी, रिटर्न टोटल वैल्यू एंड गेम ओवर। इस प्रकार आपने इसको सॉल्व करवा दिया है। रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, बाकी डबल 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 हर जगह होना चाहिए, इंट ना लिखें, गलती कर जाएंगे। जैसे ये सही निकल गया, एक बार सबमिट करके देखते हैं सही चलता है नहीं चलता। हमने सबमिट किया और चल गया, चल गया। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंड टाइम यहाँ लग रहा है, एंड लॉग एंड टाइम यहाँ लग रहा है, ऑफ एंड टाइम यहाँ लग रहा है, नहीं ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंड लॉग एंड हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंड स्पेस अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सही है। करेंगे तो सबको आसान लगेगा, अगर ऐसे वीडियो देखेंगे लेट के तो मुश्किल लगेगा भाई, सिंपल सी चीज है। अगला क्वेश्चन जो है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, आपको होमवर्क में मैंने दिया, जो बेसिकली आपने एन मीटिंग वाला क्वेश्चन किया, सेम वही क्वेश्चन है, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन, आप कॉपी पेस्ट भी कर दोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो का, इसका नाम है जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। इसको हमने कर लिया तो हमारी ग्रीडी और हमारी डीएस सीरीज दोनों की समाप्ति हम यहां पर कर देंगे। इन्होंने बोला आपको हमने एन जॉब्स दी हुई हैं टोटल। ओके, तो इनपुट में इन्होंने आपको क्या दिया है, एन जॉब्स दी हैं, तो ये उनकी जॉब आईडीज हो गई। मैंने बोला जी ये है 1 2 3 4। ओके, इसके बाद क्या है, हर एक जॉब की एक डेडलाइन है कि इस डेडलाइन से पहले मुझे इसको कंप्लीट करना ही करना है। तो इसकी डेडलाइन जो है, इसकी जो डेडलाइन आ रही है 1 वाली की, वो है 4, इसकी है 1 1 और 1। ओके, और हर किसी जॉब के साथ एक प्रॉफिट असाइंड है, एक प्रॉफिट असाइंड है कि भाई इस जॉब को कंप्लीट करने से आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है। तो 20 10 40 30, तो 20 10 40 30, तो ये आपका इनपुट है जी, ये आपका इनपुट है। इन्होंने कहा कि ये सारी की सारी जॉब्स हैं, ये उनकी डेडलाइंस है और ये आपका प्रॉफिट है, तो ये आपको इनपुट में दिया हुआ है। आपको करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जॉब्स डन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। बात समझ में आती है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो बनाना है और बता देना एंड में कि कितनी जॉब्स करी थी और टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है, खत्म। ग्रीडी क्या करेगा, ग्रीडी बोलेगा भाई जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट है मैं तो पहले उसको करूंगा, जिस भी जॉब का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा मैं पहले उसको एग्जीक्यूट करूंगा, बाकी सबको छोड़ूंगा, बाकी सब बाद में देखेंगे, पहले मैक्सिमम वाली करते हैं। ये तो ग्रीडी स्ट्रेटजी होती है, यही तो होती है ग्रीडी स्ट्रेटजी। तो इसको सॉल्व किस प्रकार किया जाए, मैंने कहा प्रॉफिट के हिसाब से इसको सॉर्ट करते हैं। पहला काम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट के हिसाब से सॉर्ट कर लेते हैं। ओके, तो जब मैंने इसको प्रॉफिट के हिसाब से सॉर्ट किया तो मेरे एरे में क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। जब मैंने प्रॉफिट के हिसाब से इसको सॉर्ट कर लिया तो पहले सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका है, ये है मेरा जी प्रॉफिट, फिर ये है मेरी जॉब आईडी दैट इज 3, ये मेरी आईडी है, और ये है मेरा डेडलाइन यहाँ पर 1, ये मेरी डेडलाइन है से थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो पहले ये आएगा। अगली प्रॉफिट किसका है, 30, 4, 1। अगला प्रॉफिट किसका है, 20, 1, 4। अगला प्रॉफिट 10, 2, 1। तो ये आपका सॉर्टेड एरे आ गया बेसिस ऑन प्रॉफिट। आपने ये वाला एरे निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है और बताना है कितनी जॉब्स हमने कंप्लीट करी इस मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करने में। सबसे पहले जो मेरी करंट जॉब आ रही है वो ये वाली जॉब है, मेरी करंट जॉब जो आ रही है वो ये है। मेरी करंट जॉब जो है उसका इंडेक्स क्या है, वो 0th इंडेक्स पे स्टैंड कर रही है। ओके, ठीक है, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कितना दिख रहा है, यहाँ मुझे प्रॉफिट दिख रहा है 40, यहाँ मुझे आईडी दिख रही है 3, और यहाँ मुझे डेडलाइन दिख रही है 1। ओके, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस जॉब को कंप्लीट करूं तो मेरी डेडलाइन कितनी हो जाएगी। ध्यान से देखो, यहाँ मुझे डेडलाइन 1 दी थी, 1 से पहले मुझे करना ही था, ये 1 से पहले मुझे करना ही था। एक डेडलाइन का एरे बना दूं, अगर मैं आपको शेड्यूल बोल दूंगा इसको मैं कि ठीक है, मैंने आपको बोला कि एक डेडलाइन का एरे बनाता हूँ, वहाँ थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाएगी अपने को। हमने बोला कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, स्टार्टिंग में हमने बोला सब -1 के इक्वल है। मैंने बोला कि यार इस जॉब की, इस 0th इंडेक्स वाली जॉब की जो डेडलाइन है 1 है, ठीक है, तो यानी मैं इस जॉब को इतनी रेंज में ही कर सकता था, तो मैंने क्या किया,
मैंने इसको यहाँ पे डन कर दिया, तो मैंने इसको मार्क कर दिया भाई यहाँ पे तीसरी जॉब हो चुकी है, तो मैंने यानी 40 का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, मैंने ये वाली जॉब कर दी। फिर मेरा करंट गया आगे, तो अब क्या है, अब करंट का इंडेक्स 1 है, अब करंट का जो प्रॉफिट है वो 30 है, आईडी जो है वो 4 है और डेडलाइन जो है वो 1 है। मैंने बोला कि यार ये जो जॉब नंबर 4 है इसको मुझे डेडलाइन 1 के अंदर यानी इसी रेंज में करना है, बट यहाँ पर तो जॉब ऑलरेडी हो चुकी है, या है ना, स्पेस नहीं बचा हुआ, कोई भी -1 मार्क नहीं है, तो मैं इस जॉब को फुलफिल नहीं कर सकता, कोई तरीका नहीं है। फिर मैं गया करंट आगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, जॉब नंबर, ये इंडेक्स आ गया आपका 2, प्रॉफिट है आपका 20, जॉब नंबर 1 है और डेडलाइन 4 है। ठीक है, तो यानी 1 से 4 के बीच में आप इस जॉब को कर सकते थे। फायदा कहां पर है करने का, भैया मैं इसको जितनी लेट करूंगा ना उतना अच्छा रहेगा। क्यों, अगर मान लो 1 से 4 में कर सकता हूं, तो मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि मैं इसको 4 में ही करूंगा, अगर 4 खाली नहीं है तो 3 में करूंगा, अगर 3 खाली नहीं है तो 2 में करूंगा, अगर 2 खाली नहीं तो 1 में करूंगा, ऐसे। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि जब आपने इसको 4 में कर दिया, यहाँ पे आपने मार्क कर दी इसकी जॉब आईडी इसकी 1 है, कि भाई यहाँ पे 1 को मैंने कर दिया, तो आपके पास ये पीछे का पूरा स्पेस पेंडिंग है, आपके पास पीछे का पूरा स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पर आप बाकी जॉब्स को यूटिलाइज कर सकते हो। खुद सोच के देखो, आपके पास एक जॉब को करने का ऑप्शन था, आपने क्या किया, उसको सबसे एंड में बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आपने कंप्लीट कर दिया, ताकि पीछे का पूरा स्पेस बच जाए, तो जिसकी भी डेडलाइन कम होगी वो पीछे बचे हुए स्पेस में इंक्लूड कर सकते हो आप। तो आपने इसको कर दिया और इसका प्रॉफिट भी आपने इंक्लूड कर लिया। ओके, अगले करंट पे चलते हैं। यहाँ पर आपका इंडेक्स 3 हो गया, प्रॉफिट आपका 10 हो गया, जॉब आईडी 2 है और इंडेक्स डेडलाइन 1 है, तो यानी इसी स्पेस में करना है। यहाँ तो ऑलरेडी जॉब हुई पड़ी है, तो ये भी आप नहीं कर सकते। ओवरऑल प्रॉफिट कितना निकला आपका, ओवरऑल प्रॉफिट निकला आपका 40 और 20 60, 2 जॉब करिए 60 प्रॉफिट के साथ। चेक कर लो भाई, सही आ रहा है आंसर। तो हमें ये समझ में आ रहा है, सबसे पहला काम क्या है, प्रॉफिट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे और उसके बाद हर एक जॉब पर जाके बोलेंगे क्या मैं तुम्हें कर सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें कर सकता हूँ तो तुम्हारा जो भी एंड का बिल्कुल डेडलाइन के एंड में जो भी अवेलेबल स्लॉट होगा उस टाइम पीरियड में करूंगा, स्टार्टिंग वाले टाइम पीरियड में नहीं करूंगा, डेडलाइन वाले लास्ट स्लॉट में करूंगा, क्योंकि पीछे का जो पूरा स्लॉट पेंडिंग हो जाए, क्योंकि पीछे का जो पूरा स्लॉट अवेलेबल होगा, जैसे इस केस के अंदर मैंने इसको 4 के अंदर किया, तो पीछे का पूरा स्लॉट जो अवेलेबल है यहाँ से आता है, यहाँ पे बाकी जॉब्स हो पाए। बात समझ में आती, यहाँ बाकी जॉब्स हो पाए। चलो, तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पर क्या किया, स्पॉन्सर्ड बाय ओडियन स्कूल। इन केस यू हैव मिस्ड द प्रमोशनल पार्ट, प्लीज गो थ्रू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और वहां पर जाके देखें ओडियन स्कूल क्या है, क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है और एक वाइज डिसीजन लें। थैंक यू। काम किया हमने, वेक्टर बना लिया, हमने एक वेक्टर बना लिया जिसके अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ प्रॉफिट को और आईडी को। अच्छा, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है यार, तो यार देखो जॉब टाइप का आईडी, डेडलाइन और प्रॉफिट इसका ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो मैंने सारे को सॉर्ट कर दिया मैंने इसको सॉर्ट ARR कॉमा ARR प्लस N कॉमा मेरे कंपैरेटर के हिसाब से, तो मैंने अपना कंपैरेटर लिख दिया बूल CMP, यहाँ पे आ गई जॉब A कॉमा जॉब B। मैंने बोला मुझे प्रॉफिट के डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दो, तो यानी कि एक डॉट प्रॉफिट ग्रेटर देन B डॉट प्रॉफिट, आपने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इसके ऊपर ट्रैवर्स करना है और हमें सबसे पहले ये शेड्यूल वाला एरे बनाना पड़ेगा। शेड्यूल वाला एरे की लेंथ क्या है, भैया ये जो है 1 2 3 4 5 6 ये टाइम दर्शाता है। टाइम कौन सा, डेडलाइन वाला टाइम। तो आपको पहले मैक्सिमम डेडलाइन निकालनी पड़ेगी, तो आपने एक वेरिएबल लिया मैक्सी डेडलाइन इक्वल्स टू इंटमिन, ठीक है। तो आपने एक लूप चलाया फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n i प्लस प्लस। इसके अंदर आपने क्या बोला, आपने बोला कि यार मैक्सी डेडलाइन इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी डेडलाइन कॉमा जो भी आपकी ARR डॉट डेड होगी उस टाइम पर, ठीक है। ये निकल गया आपका मैक्सिमम डेडलाइन। ओके, अब आपको जो एरे बनाना है बेसिकली आप देखो ध्यान से, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग मैं यूज कर रहा हूँ, टाइम को दर्शाने के लिए। तो जो मैंने ये वेक्टर बनाया ना शेड्यूल नाम का, ये मैंने मैक्सी डेडलाइन प्लस 1 कर दिया, क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में यूज कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई इनिशियलाइज कर दिया -1 के साथ। ओके, ये बात समझ में आती है, ठीक है। इतना काम आपने कर दिया।
अब क्या करना है, आपने फोर लूप चलाया ट्रैवर्स करने के लिए, आपके बनाए हुए आपके सॉर्ट किए हुए एरे के ऊपर, ठीक है, आप सॉर्ट किए हुए एरे के ऊपर चलाएंगे इसको लूप को। आपने बोला कि मेरा प्रॉफिट कितना है, जो इस करंट, आपने बोला कि मेरा करंट प्रॉफिट, इस आइटम करंट आइटम का प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, वो आ रहा है जी ARR ऑफ आई डॉट प्रॉफिट। आपने बोला करंट का जो जॉब आईडी है वो क्या है, आपने बोला जी वो है ARR ऑफ आई डॉट ID। आपने बोला करंट का डेडलाइन क्या है, आपने बोला ARR ऑफ आई डॉट डेड, ठीक है। आपको रिटर्न करना है नंबर ऑफ जॉब्स डन, तो ठीक है, आपने काउंट ले लिया, इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0। आपको रिटर्न करना मैक्सिमम प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट ले लिया, टोटल प्रॉफिट या फिर मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। ओके, ये बात समझ में आ गई। आपने बोला कि जिस भी करंट जॉब पे मैं खड़ा हूँ, क्या मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, सवाल ये है क्या मैं इस जॉब को कंप्लीट कर सकता हूँ। मैंने बोला बहुत सिंपल है, करंट जॉब की एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन के आधार पर आप देखोगे कि जैसे लेट्स से डेडलाइन 4 थी, आपने क्या 4 पर डन कर सकता हूँ, या 3 पर डन कर सकता हूँ, क्या 2 पर डन कर सकता हूँ, क्या 1 पर डन कर सकता हूँ, ऐसे। तो आपने बेसिकली लूप चला रखा है फॉर इंट k इज इक्वल्स टू करंट डेडलाइन से लेकर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 k माइनस माइनस। इसके अंदर आप पूछ रहे हो क्या मैं यहाँ पे किसी भी टाइम पर इस जॉब को कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आप बोला इफ शेड्यूल ऑफ k, इफ शेड्यूल ऑफ k, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 1 बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। इफ शेड्यूल ऑफ k इज इक्वल टू -1, यानी कि स्पेस एम्प्टी है, यानी कि यहाँ पे मैं जॉब कर सकता हूँ। तो आपने इस केस में क्या किया कि आपने यहाँ पर जॉब कंप्लीट कर दी। अगर आपने जॉब कंप्लीट कर दी तो आपका मैक्स प्रॉफिट इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपका मैक्स प्रॉफिट जो है प्लस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये शेड्यूल जो है वो मार्क कर दिया आपने कि भाई यहाँ पर मैंने ये वाली जॉब करी है, शेड्यूल ऑफ आई इज इक्वल्स टू, कौन सी जॉब करी है हमने करी है करंट जॉब आईडी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मैक्स प्रॉफिट अटेन कर लिया ऐसे करते करते। आई थिंक इतने में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। हमने रिटर्न कर दिया हमारा, हमें क्या रिटर्न करना है, एक वेक्टर इंट रिटर्न करना है, ओके। तो मैंने एक वेक्टर इंट बनाया भी आंसर टाइप का, मैंने बोला आंसर डॉट पुश बैक। हमने जब भी कोई जॉब कंप्लीट करी हमने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया कि भाई ये एक और जॉब हो गई, पुश बैक कर दिया काउंट, और आंसर डॉट पुश बैक कर दिया हमारा मैक्स प्रॉफिट और रिटर्न कर दिया आंसर को। इसको एक बार रन करके देखते हैं। उन्होंने बोला कि कंपैरेटर का यूज आपने स्टैटिक नहीं लगाया, मैंने कहा माफ़ी प्रभु माफ़ी। हमने बोला कंपाइल कर दो, उन्होंने बोला कर रहे हैं, आंसर आएगा क्या, उन्होंने बोला फिर से गलती, क्या गलती है, प्रॉफिट नहीं है कुछ भी, करंट प्रॉफिट है, करंट प्रॉफिट से लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाइल कर दो, अब चलेगा 4,110 आ गया आंसर 4,110 आंसर आ गया, चेक करते हैं कहाँ पे गलती है। तो हमने किसी भी एलिमेंट को जब पकड़ा उसकी डेडलाइन चेक कर रहे हैं हम, अगर वहाँ पर -1 है तो हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, इतना कर दिया हमने। तो बेसिकली इस जॉब के लिए हमने एक सही स्लॉट ढूंढ लिया। तो आगे प्रोसेस करने की नीड ही नहीं है, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। आंसर आ गया 3,90, ठीक है। अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है कहीं पे। ये हमारा कंपैरेटर हमने लिख दिया जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जॉब सॉर्ट हमने कर दी, मैक्स डेडलाइन ये हो गई, हमने इसमें से मैक्स डेडलाइन निकाल ली, ARI डॉट डेड। पोस्ट साइज का हमने एक वेक्टर बना दिया +1 करके, काउंट निकाल लिया, मैक्स प्रॉफिट निकाल लिया, ओके। एक लूप चलाया, करंट प्रॉफिट ये रहा, जॉब आईडी ये रही, करंट डेड ये रहा, करंट डेड से लेकर k ग्रेटर देन 0 तक। अगर आपका शेड्यूल ऑफ k इक्वल टू -1 है तो काउंट प्लस पुश कर दिया, शेड्यूल ऑफ k आएगा दोस्तों, यहाँ पे छोटी सी गलती थी। रन करते हैं, आधा सही आ रहा है, सबमिट करते हैं। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसानी से। ध्यान से अगर देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n यहाँ लग रहा है, n यहाँ लग रहा है, फिर यहाँ पर
n लग रहा है, बट यहाँ पर आपका n स्टार k हो जाएगा। इनका n स्टार k आपका चल रहा है, n स्टार k आपका चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n प्लस n स्टार k हो जाएगी। n log n प्लस n स्टार k, k बेसिकली आपकी डेडलाइन को दर्शाता है, जो भी आपकी मैक्सिमम डेडलाइन होगी वहां तक आप जा सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो क्या मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ? मैंने बोला हाँ। तो अगर आप दिस जॉइंट सेट का यूज करेंगे तो इसको और अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कर सकते हैं, बट अभी आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑफ n log n प्लस n स्टार k लग रही है। ये बात समझ में आती है। इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आपने अब तक n मीटिंग्स इन वन रूम, मैक्सिमम मीटिंग्स इन वन रूम क्वेश्चन होमवर्क में दिया, शॉप इन कैंडी स्टोर कर लिया, आइलैंड पे अगर आप हैं सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कर लिया, रिवर्स कर दिया स्ट्रिंग को, बहुत इजी क्वेश्चन था, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आपने कर ली, मिनिमम कॉस्ट ऑफ रोप्स आपने कर लिया, हॉफमैन एनकोडिंग आपने कर ली, फ्रैक्शन नैपसैक आपने कर लिया, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम होमवर्क में एक्जैक्टली सेम आपका एन मीटिंग इन वन रूम, जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम आपने कर ली। ठीक है, एक आपको और क्वेश्चन होता है मिन नंबर ऑफ कॉइन्स करके ग्रीडी के अंदर, वो भी आप करेंगे, और एक मिन प्लेटफॉर्म्स वाला रेलवे वाला क्वेश्चन होता है, वो भी ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ इसी सीरीज के अंदर, दैट्स व्हाई दोबारा नहीं कराया। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स वाला और एक मिनिमम प्लेटफॉर्म्स ऑफ रेलवे वाला। नहीं समझ आया? चलो, लव बब्बर 450। हम गए इस वीडियो के ऊपर, हम गए शीट के ऊपर, ग्रीडी। तो ग्रीडी के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इनको आपको करना है। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एक मिनिमम प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम ये वाला, और एक आपका कॉइन वाला क्वेश्चन भी होता है, वो भी आप करेंगे। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे पढ़ सकते हैं। अभी के सेंटर प्रॉब्लम हार्ड लेवल के अंदर आता है ये वाला, ये भी आप देख सकते हैं एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है। LRU वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हमने ग्रिडी एल्गोरिथम सॉल्व करवा दिया है। हमने इस सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं मित्र, एरे, स्ट्रिंग, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, हीप्स, ट्राइज, ग्राफ्स, डीपी, ग्रिडी, बहुत सारी चीजें, हो सकता है मैंने आज चीजें बोली भी ना हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप एक प्लेसमेंट टारगेट कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, और डेफिनेटली बहुत 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 ज्यादा सहायता आपकी यहाँ पर होने वाली है। इस कोर्स को मैंने बेसिकली इस प्रकार बनाया क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, झूठ नहीं फेंकूंगा कि नहीं मैं नहीं करा और किसी ने कुछ नहीं, कंटेंट अवेलेबल था पहले भी, आज भी है, बट वो क्यूरेटेड नहीं था कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो टाइप्स। ठीक है, अगर तुम जाओगे अभी कोड हेल्प पर, ठीक है, कोड हेल्प लव पर लिख देना एक बार, वहां पर जाके एक बार देख लो, वहां पर हेलो जी कैसे हो में जाओ, एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखो, ऑन गोइंग कहाँ गया, ऑन गोइंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम गए तो सब कुछ क्यूरेटेड है भाई, अब सब कुछ क्यूरेटेड है कि भाई जो फ्लो चार्ट से स्टार्ट किया, पहले C++ तुम्हें बेसिक से सिखाई गई है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम आगे गए, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बातें करी, हमने एरे पढ़ा, सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ी। ठीक है, बाइनरी सर्च की एडवांस प्रॉब्लम्स करी। ठीक है, उसके बाद STL भी पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, कंजूसी नहीं करी, 250 से ऊपर क्वेश्चन हमने इस कोर्स के अंदर सॉल्व किए, पेड के अंदर भी तो सॉल्व करते हुए नहीं मिलेंगे तो लोग। ठीक है, लिख के दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर तुमने पॉइंटर्स पढ़ा, डायनामिक एलोकेशन पढ़ा, डबल पॉइंटर्स पढ़ा, रेफरेंस वेरिएबल पढ़ा, मैक्रोज पढ़े। ठीक है, रिकर्जन के बारे में तुमने पढ़ा, रिकर्जन आई थिंक हमने अपनी 10 घंटे के आसपास रिकर्जन पढ़ी थी। ठीक है, फोन की पैड वाली प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, बैक ट्रैकिंग आपने यहाँ पर पढ़ा, ऊप्स के बारे में पढ़ा, लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आप पहुंचे, आप मर्ज सॉर्ट पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा स्टैक्स के बारे में, आपने पढ़ा क्यूज के बारे में, आपने पढ़ा ट्रीज के बारे में, आपने पढ़ा बाइनरी ट्रीज, आपने पढ़ा बाइनरी सर्च ट्रीज, आपने उसके बाद पढ़े हीप्स, हीप्स के बाद आपने पढ़ा हैश मैप्स, उसके बाद ट्राइज, ट्राइज के बाद आपने बैक ट्रैकिंग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किए, ग्राफ्स, ग्राफ्स में सारी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम आपको कराई गई थी। उसका डीपी के लिए 40 क्वेश्चन आपने यहाँ पे कर लिए और खत्म नहीं हुई है अभी, नहीं है डीपी में और एडिशन में करूंगा, पर हाँ DSA कोर्स हमने खत्म कर दिया, पर डीपी क्वेश्चन अभी और आते रहेंगे, चिंता न करें। ठीक है, और उसके बाद ग्रिडी, आज ग्रिडी कर ली। तो इस प्रकार आपने DSA पूरा कवर कर लिया। आप किसी भी पेड कोर्स से कंपैरिजन कर लें, मैं तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये टॉप नॉच चीज आपको बना के दी है। समझने वाले समझ जाएंगे, समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वालों को मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इस वीडियो में इतना ही, इस सेशन में इतना ही मेरे दोस्त, बहुत लंबा चला ये कोर्स गला बैठ गया बोलते बोलते, बट आशा करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आशा करता हूँ मैं सफल हुआ हूँ आपको DSA समझाने में। अगर हाँ
तो आप कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी बच्चों के साथ शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और लोगों तक इस कोर्स को पहुंचाएं ताकि वो फ्री में इस कंटेंट का मजा उठा सकें और 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लाख की पेज उठा सकें। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगली वीडियो में किसी और नए कोर्स के साथ। सरप्राइज बहुत सारा।